देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर हो गया। यस मैम। यस मैम। अच्छा, तो देखो तुम लोगों को मैंने टास्क दिया था ट्रिपल कॉलम कैश बुक का, लेकिन क्वेश्चन तो मेरे से बहुत लोगों ने मांगा लेकिन किसी ने दिया नहीं। अगर दोगे तो मैम सेंड किए थे। अच्छा, सेंड किए थे ना। गुड इवनिंग अर्पिता। गुड इवनिंग मैम। तो एक बार मेरे से याद करके आंसर्स ले लो, ठीक है? तो तुम लोग खुद ही चेक कर सकते हो कि क्या करना है, ठीक है? मैंने तो लास्ट क्लास में एक बहुत ही मतलब अच्छा कैश बुक करवाया है ट्रिपल कॉलम, जिसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट थे और इसके अलावा भी जो क्वेश्चंस था वो भी सिमिलर टाइप ही था। तो तुम लोगों ने अगर किया है, नहीं किया है तो कर लो और मेरे से आंसर ले लेना। और कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, ठीक है? अगर किया है तो, अगर नहीं किया है तो फिर पता नहीं चलेगा ना। ठीक है, देखो आज हम लोग कैश बुक तो मतलब बहुत सारा किया हम लोगों ने। आज हम लोग दूसरा वन टाइप ऑफ कैश बुक करेंगे, ठीक है? दैट इज पेटी कैश बुक, ठीक है? पेटी कैश बुक होने से फिर हमारा सब्सिडियरी बुक्स जो है वो लगभग कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग पहले पेटी कैश बुक करेंगे आज, ठीक है? जो कि लास्ट टॉपिक है सब्सिडियरी बुक का। ये यहाँ से पेटी कैश बुक स्टार्ट होता है। चलो अब पेटी कैश बुक क्या है ये थोड़ा सा पहले हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है? टॉपिक का नाम है पेटी कैश बुक। तो कैश बुक तो तुम लोग को पता ही है, लेकिन ये कैसा कैश बुक है? पेटी कैश बुक, ठीक है? यहाँ पर ये एडिशन जो है इसके बारे में शायद तुम लोग को पता ना हो, बट कैश बुक तो तुम लोगों ने किया। सिंपल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम कैश बुक किया, ठीक है? तो ये एक्चुअली पेटी, ये जो है इसका मतलब होता है स्मॉल, ठीक है? इसका मतलब होता है स्मॉल यानी छोटा जो, ठीक है? स्मॉल यानी छोटा। तो पेटी कैश, पेटी जो है ये एक्चुअली फ्रेंच वर्ड है, ठीक है? फ्रेंच वर्ड, फ्रेंच वर्ड वो पेटी नहीं है। फ्रेंच वर्ड जो है ना वो है ऐसा कुछ, पेटिट, ठीक है? पेटिट फ्रेंच वर्ड पेटिट है, जिसका मतलब ही होता है स्मॉल, जिसको हम लोग एज अ पेटी यूज कर रहे हैं, ठीक है? एज ए पेटी, ठीक है? पेटी यूज करें, लेकिन फ्रेंच में ये बोला जाता है, ठीक है? पेटिट, जिसका मतलब स्मॉल होता है, वहीं से लिया हुआ है। और ये जो है कैश बुक है, लेकिन पेटी कैश बुक। कैश बुक में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में हम लोग बहुत सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो कि कैश रिलेटेड होता है, ठीक है? अब कैश बुक में हमारा क्या रिकॉर्ड होता है? ट्रांजैक्शन जो कि कैश रिलेटेड होना चाहिए या चेक रिलेटेड हो, जो भी हो, मतलब कैश ट्रांजैक्शन, सीधा सा बात है। और हम लोग अगर जो भी खरीदे या जो भी मतलब अगर हम लोग कुछ पैसा मिल रहा है, अगर हम लोग किसी को सेल कर रहे हैं और अगर हम लोग किसी से कुछ परचेज कर रहे हैं, ठीक है? कुछ भी हो, चाहे वो फिक्स्ड एसेट हो, करेंट एसेट हो, जो भी हो, या फिर सेल कर रहे, सारा का सारा ट्रांजैक्शन कैश बुक में जाता है। लेकिन ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन है जो हम लोग कैश बुक में नहीं देना चाहते। स्मॉल ट्रांजैक्शन, छोटा छोटा ट्रांजैक्शन, बिजनेस का छोटा छोटा ट्रांजैक्शन हम लोग नहीं चाहते कि कैश बुक में जाए, इसीलिए हम लोग एक अलग टाइप ऑफ कैश बुक मेंटेन करते हैं, दैट इज पेटी कैश बुक। ये एक्चुअली क्या है? ये है अनदर टाइप ऑफ कैश बुक, एक दूसरे टाइप का कैश बुक है, ठीक है? और ये तो पता ही चल रहा है क्योंकि पीछे तो कैश बुक लिखा हुआ है। तो अनदर टाइप ऑफ कैश बुक है पेटी कैश बुक, ठीक है? अच्छा, अब ये कैश बुक क्यों इसका कंसेप्ट आया, ठीक है? इसका कंसेप्ट इसलिए आया, देखो बिजनेस का जो छोटा छोटा खर्चा होता है, जैसे कि कोई स्टेशनरी है, पोस्टेज है, प्रिंटिंग पोस्टेज, स्टेशनरी, ठीक है? ये सब जो छोटा छोटा खर्चा, या फिर मान लो अगर हम लोग सेलिंग एजेंट को रख रहे हैं, मतलब हम लोग अपना प्रोडक्ट बिकवाने के लिए कुछ एजेंट को रख रहे हैं, ठीक है? जो कि कमीशन के बिहाफ में काम करते हैं, ठीक है? हमारा प्रोडक्ट बेच देते हैं और उसके जगह कमीशन लेते हैं। तो वो जो जाएंगे हमारा प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए, मान लो डोर टू डोर जाके भी कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट देखिए अच्छा है, ठीक है? तो वो जाने आने का जो खर्चा, दैट इज कन्वीनियंस चार्जेस वगैरह जो होता है, बहुत ही छोटा मोटा ये सब खर्चा होता है। या फिर मान लो जैसे कोई बड़ा शॉप वगैरह में हम लोग जाते हैं और वहां पर जाके कुछ परचेज वगैरह करते हैं, तो वो लोग कस्टमर केयर भी करते हैं। ये सब मॉल मॉल वगैरह में नहीं होता है नॉर्मली। तुम लोग अगर देखोगे तो ज्वेलरी शॉप वगैरह में ये सब देखने को मिलता है कि वहां पर जाके कुछ परचेस करोगे तो थोड़ा सा कस्टमर केयरिंग के लिए पूछा जाता है कि आपके लिए चाय लाए, कॉफी लाए, ऐसा पूछा जाता है, ठीक है? तो ये भी क्या है? कस्टमर, ये भी एक प्रमोशन है हमारे सेल का। अगर हम लोग कस्टमर के साथ वेल बिहेव कर रहे हैं तो हमारा सेल प्रोमोट हो सकता है। तो ये सब थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ता है, ठीक है? हमारा सेल को प्रमोट करने के लिए हम लोग सेलिंग एजेंट को अपॉइंट करें। अब सेलिंग एजेंट बेचारा जाएगा आएगा तो उसका जो खर्चा होगा,
गुड इवनिंग नताशा। तो सेलिंग एजेंट जो हमारा जाएगा आएगा तो उसका जो बेचारे का खर्चा होगा वो कौन देगा, ठीक है। अब बहुत तरह का एग्रीमेंट होता है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि सैलरी ठीक ठाक दे दिया जाता है, वहीं से वो खर्चा निकाल लेता है। कभी कभी ऐसा एग्रीमेंट होता है कि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उस कमीशन एजेंट को पैसा देगी जाने आने का, या फिर उसको जो टिफिन वगैरह करना है उसका खर्चा, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा खर्चा अगर कैश बुक में रिकॉर्ड होने लगे तो कैश बुक का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और जो कैश बुक मेंटेन कर रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मेन कैशियर, ठीक है। जो मेन कैशियर है जो कि कैश बुक मेंटेन कर रहा है उसका काम बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे देखो, अगर बिजनेस मतलब एक्चुअली देखो ये कहां पर होना चाहिए, जो कि छोटा छोटा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों के लिए पेटी कैश बुक मेंटेन करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें मेंटेन करना ही चाहिए। अगर हमारा ट्रांजैक्शन उतना ज्यादा है नहीं तो हम लोग छोटा मोटा ट्रांजैक्शन को कैश बुक में दिखा देंगे, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं हो, हमारा कैश बुक उतना वॉल्यूमनस नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर मतलब मंथली ये छोटा मोटा खर्चा जैसे कि पेन का, पेंसिल का, पेपर का, ठीक है, ये सब खर्चा जो है, या फिर कस्टमर केयरिंग का खर्चा, या फिर सेलिंग एजेंट को कमीशन देने का खर्चा, ये इतना ज्यादा है, इतना फ्रीक्वेंटली होता है कि मतलब एक एक दिन में पेन वगैरह जो है वो बहुत सारा रिक्वायरमेंट हो जाता है। हम लोग बहुत सारा पेपर वगैरह यूज कर लेते हैं, तो स्टाम्प, पोस्टेज, ये सब का जो खर्चा है अगर बहुत लार्ज क्वांटिटी में हो रहा है तो हमें ऑब्वियसली एक सेपरेट कैश बुक मेंटेन करना चाहिए जिसको बोला जाता है पेटी कैश बुक, ठीक है। तो ये मेंटेन हो जाएगा। ये कौन मेंटेन कर, किन लोगों को करना चाहिए मेंटेन? जनरली इन ए लार्ज बिजनेस कंसर्न, ठीक है। उन्हीं को ठीक लगेगा ना, क्योंकि देखो जब हम लोग कैश बुक भी मेंटेन करेंगे और पेटी कैश बुक भी मेंटेन करेंगे तो हमें दो तरह का कैशियर रखना पड़ेगा दो कैश बुक के लिए। एक हो जाएगा मेन कैशियर, ठीक है, मेन कैशियर जो कि कैश बुक संभालेगा, जो अभी तक तुम लोग करते हुए आ रहे हो। और दूसरा हो जाएगा पेटी कैशियर, ठीक है, जो पेटी कैश बुक संभालेगा उसे पेटी कैशियर बोला जाएगा। अब बोलो दो दो कैशियर का कैशियर को रखने का, सॉरी पेटी कैशियर, बोलो दो कैशियर रखने का खर्चा कम है या ज्यादा है? बोलो, अगर हम लोग दो दो कैशियर अपॉइंट करें, ज्यादा है, ठीक है। तो कब ज्यादा है? हम लोग कब खर्चा ज्यादा कर सकते हैं? अगर हमारे बिजनेस से उतना अर्निंग हो रहा है, अगर हमारे बिजनेस से उतना अर्निंग होगा तभी ना हम लोग मोर देन वन स्टाफ को अपॉइंट करेंगे। अगर हमारा बिजनेस उतना बड़ा है ही नहीं, उतना अर्निंग होता ही नहीं है, तो हम लोग दो तीन कैशियर कहां से अपॉइंट करें? कर ही नहीं सकते। और जरूरत भी नहीं है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करना चाहिए, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है तो सेपरेट कर दो, कैशियर मेन कैशियर को कैश बुक संभालने के लिए दे दो, छोटा मोटा खर्चा जो मेन कैशियर के लिए बर्डन हो जा रहा है एक पेटी कैशियर को अपॉइंट कर दो। और पेटी कैशियर कौन अपॉइंट करता है? नॉर्मली जो मेन कैशियर होता है ना वही पेटी कैशियर को अपॉइंट करता है। तो पेटी कैशियर को अपॉइंट कर दो जो कि पेटी कैश बुक संभालेगा, ठीक है। यानी बिजनेस का जो छोटा छोटा खर्चा होता है वो पेटी कैशियर संभालता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है कौन पेटी कैशियर रखेगा और कौन नहीं रखेगा ये तो डिपेंड करता है, ये देखो। और एक पॉइंट यहां पर लिखते हैं इसके बाद, इट डिपेंड्स, ये वाले पॉइंट के बाद, इट डिपेंड्स ऑन ईच एंटिटी टू आइडेंटिफाई expenses head, also quantify limit for value of transactions, ठीक है। इसका मतलब समझाते हैं। देखो पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या हमें दो कैशियर रखने की जरूरत है, अगर जरूरत है तो हम लोग रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या बोल रहा है, इट डिपेंड्स ऑन ईच एंटिटी, ये हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो अपना खर्चा जो है वो आइडेंटिफाई करे और हर एक खर्चा का हेड भी आइडेंटिफाई करे। अब देखो जब हम लोग पेटी कैशियर को रखेंगे ना तो हम लोग उनसे क्या डिमांड रखेंगे? एक तो ये डिमांड रखेंगे कि बिजनेस में जितना भी छोटा मोटा खर्चा हो रहा है उसका आप हिसाब रखिए। दूसरा, सिर्फ खर्चा मत बताइए, हर एक खर्चे का हेड बताइए। जैसे मान लो कि अगर
पोस्टेज का खर्चा है तो वो कितना हुआ है, ठीक है। प्रिंटिंग का खर्चा हो रहा है, जैसे जेरोक्स वगैरह कुछ भी बिल वगैरह बन रहा है उसका कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मान लो अगर हम लोग किसी कोई भी जो भी प्रोडक्ट वगैरह लेके आ रहे हैं सेल करने के लिए, तो लेबर को लग रहा है हमें, ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए, तो वेजेस वगैरह अगर कुछ है, ठीक है। या फिर अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो लेबर जैसे लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रहा है, तो लेबर को जो पेमेंट करते हैं वेजेस, उसका डिटेल्स बताइए। और क्या खर्चा हो सकता है, जैसे मान लो कोई फ्रेट वगैरह लग गया। फ्रेट मतलब अब लेबर तो लोडिंग अनलोडिंग का काम करेगा, लेकिन जिस व्हीकल में हम लोग उसको लेके आ रहे हैं उसका भी भाड़ा लग सकता है, फ्रेट, ठीक है। इसका खर्चा ये भी रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है। तो ये सब छोटा मोटा खर्चा जो है, सिर्फ आप मत बताइए कि टोटल खर्चा कितना हुआ, आप पूरा हेड के साथ बताइए, हेड भी आइडेंटिफाई करके बताइए कि पोस्टेज का पर्टिकुलर कितना खर्चा हुआ, प्रिंटिंग का कितना हुआ, वेजेस का कितना हुआ, फ्रेट का कितना हुआ। और अगर हम लोग किसी को कन्वीनियंस दे रहे हैं, ठीक है, हमारे किसी स्टाफ को जाने आने का खर्चा दे रहे हैं, तो कन्वीनियंस का खर्चा कितना है। अगर हम लोग कस्टमर केयरिंग के लिए कस्टमर के ऊपर कुछ भी खर्चा करते हैं, जैसे कि गिफ्ट वगैरह देना, या फिर अगर छोटा मोटा कुछ गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं, या फिर मान लो कस्टमर सर्विस दे रहे, कोई आता है तो उनको चाय कॉफी ये सब हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी तो एक खर्चा है। तो वो सब कस्टमर केयरिंग अगर कुछ है छोटा मोटा तो उसका खर्चा, ठीक है, उसका खर्चा। तो हर एक खर्चे को अलग अलग आइडेंटिफाई करो, ठीक है, ताकि एक कंट्रोल, एक तो कंट्रोल बना रहेगा। अगर हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है तो उसमें ये सब खर्चा भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, मतलब बार बार होगा, फ्रीक्वेंटली होगा। एक हमारे पास कंट्रोल बना हुआ रहेगा, क्या हमें ये पता चलेगा कि हम लोग कितना प्रिंटिंग में खर्चा कर रहे हैं, कहीं ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं, कस्टमर को कस्टमर केयरिंग देते हुए कहीं एक्स्ट्रा खर्चा तो नहीं कर दे रहे, कन्वीनियंस जो है वो क्या सफिशिएंट दे रहे या कम दे रहे, वेजेस जो दिया हम लोगों ने, जितना प्रोडक्ट आया उस पे लोडिंग अनलोडिंग क्या मार्केट से ज्यादा दिया कि कम दिया, फ्रेट जो लगा कितना लगा, क्या इसके जगह हम लोग किसी और व्हीकल में ला सकते थे। तो ये सारी चीजों का एनालिसिस अगर करना है तो सारा हेड हमें पता होना चाहिए, तभी जाके हम लोग एनालिसिस कर पाएंगे कि हमारा बिजनेस का जो खर्चा है छोटा मोटा खर्चा, क्या वो हमारे कंट्रोल में है, या फिर हम लोग कंट्रोल लेस में, मतलब कंट्रोल लेस होके खर्चा कर रहे हैं, या फिर हमें कुछ अलग अलग सेक्टर में चेंजेस वगैरह करना चाहिए। तो डिटेल्स रहेगा तभी हमें समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मान लो तुम लोग एग्जाम दे रहे हो, अगर तुम लोग को पता चल रहा है तुम लोग को 100 में 65 मिला, अब तुम लोग कैसे एनालिसिस करोगे, तुम लोगों ने मान लो 80 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, तो वहां पर क्या गलत किया क्या सही किया, अगर तुम लोग को पूरा पेपर दिया जाता है, वो देख के एनालिसिस करवा दिया जाता है कि यहाँ गलती था, यहाँ ये करना था, वहां वो करना था, तो समझ में आएगा कि नेक्स्ट टाइम तुम लोग को किसे उसको ठीक करना है, ठीक है। जस्ट वैसे ही तो पेटी कैशियर को इसीलिए नहीं रखा गया है कि सिर्फ आप खर्चे का हिसाब रखो, आप हर एक हेड को भी रखो, वही लिखा है मैंने। इट डिपेंड्स ऑन ईच एंटिटी टू आइडेंटिफाई एक्सपेंसेस हेड, ऑल्सो क्वांटिफाई लिमिट फॉर वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, मतलब कंट्रोल में रहेगा ना कितना हमारा ट्रांजैक्शन, मतलब कितना हमें खर्चा करना चाहिए, उसका लिमिट वगैरह भी उनको देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो मेन ये देखो, तो मेन कैशियर जो है वही, लेकिन पेटी कैशियर को अपॉइंट करेंगे, और पेटी कैशियर जो है वो यहाँ पर एक सिस्टम फॉलो होगा, ठीक है। अब पेटी कैशियर कैसे अपना एक्सपेंसेस जो है वो पे करेगा, देखो पेटी कैशियर भी बोल सकते हैं या फिर जूनियर कैशियर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, और एक पॉइंट लास्ट में, पेटी कैशियर, इनको जूनियर कैशियर भी बोला जाता है, पेटी कैशियर और जूनियर कैशियर इज अपॉइंटेड बाय सीनियर कैशियर। सीनियर कैशियर अपॉइंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब पेटी एक्सपेंसेस का जो रिकॉर्ड होगा, ठीक है, पेटी एक्सपेंस का जो खर्चा होगा, जब कोई किसी भी तरह का पेटी एक्सपेंस होगा, जैसे मान लो कोई स्टाफ आके बोल रहा है कि कुछ पोस्टेज वगैरह खरीदना है, किसको बोलेगा, पेटी कैशियर को, तो पेटी कैशियर को उनको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, कि जाओ ठीक है पोस्टेज वगैरह खरीद के लेके आओ, ठीक है। तो ये जो पैसा है ये पेटी कैशियर के पास कहाँ से आएगा, ये हेड कैशियर यानी जो मेन कैशियर या फिर हेड कैशियर ये रिम्बर्स करेंगे, ठीक है। सिस्टम कैसा होता है कि हेड कैशियर को पहले एस्टिमेट करना पड़ेगा कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में जो ये छोटा मोटा खर्चा है, पेटी एक्सपेंसेस है, वो कितना हो सकता है। तो उनको मतलब मैक्सिमम ऐसा ही होता है कि 14 डेज का, ठीक है, 14 डेज का एस्टिमेट करना पड़ता है, ठीक है। 14 डेज का एस्टिमेट कर लेते हैं, एस्टिमेट करने के बाद वो पैसा पेटी कैशियर को रिम्बर्स कर देते हैं,
ठीक है। अब पेटी कैशियर को क्या करना है, उसी एक्सपेंस जो उनके पास अमाउंट आया है उसी अमाउंट के मतलब जितना अमाउंट आया है उसी बेसिस में उनको खर्चा करना है, उनको ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लो मेन कैशियर को लगता है कि 14 दिन में सपोज 2000 रुपीज का खर्चा हो सकता है, तो वो 2000 रुपीज दे देंगे, फिर पेटी कैशियर को बोलेंगे इससे सारा पेटी एक्सपेंसेस को पे करते जाइए। ठीक है, और इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने एस्टिमेट किया है, उनका एक एस्टिमेशन है, वो एकदम ठीक तरह से एस्टिमेट करके वो दे देंगे। ठीक है, ये रिम्बर्स कर देंगे। अब पेटी कैशियर को क्या करना पड़ेगा, आफ्टर 14 डेज उनको पूरा बिल वगैरह दिखाना पड़ेगा कि कितना खर्चा हुआ है, 2000 में से कितना खर्चा हुआ है, क्यों हुआ है, किस किस जगह पे खर्चा हुआ है। अब उनको दिखाना, अगर मान लो उन्होंने दिखाया कि टोटल 1800 रुपए का खर्चा हुआ है, ठीक है, 1800 का एक्सपेंस हो चुका है, उनको मिला था 2000, बचा कितना है 200, तो फिर से जो मेन कैशियर है वो उनको कितना पैसा दे देंगे पता है, फिर से वो 2000 नहीं देंगे, फिर से वो 1800 ही देंगे। बैलेंस क्या है, जितना उन्होंने एस्टिमेट किया है वो बैलेंस ही मेंटेन होते जाएगा। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है इम्प्रेस्ड सिस्टम। ठीक है, ये लिखवा रहे हैं, इम्प्रेस्ड सिस्टम बोला जाता है, जहां पर जो मेन कैशियर है वो पेटी कैशियर को कुछ एक अमाउंट एस्टिमेट करते हुए रिम्बर्स कर देगा और उसी अमाउंट के अंदर उनको खर्चा जो है वो मेंटेन करके दिखाना है कि कितना खर्चा हुआ है, कहां कहां हुआ है, और जो बैलेंस बच जाएगा उसमें और जितना बैलेंस देने से जो डिसाइडेड अमाउंट है वो पूरा होता है, उतना पैसा ही उनको मिलेगा। ठीक है, उतना पैसा ही उनको मिलेगा। तो देखो इसको बोला जाता है इम्प्रेस्ड सिस्टम। तो देखो हेड कैशियर ऑलवेज एस्टिमेट्स the expenses and gives advances to the petty cashier to meet up expenses for a fixed पीरियड। जैसे कि मैंने बोला नॉर्मली 14 डेज के लिए दिया जाता है, फिर 14 डेज बाद दिया जाएगा। ठीक है, इट इज कॉल्ड इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। इसी सिस्टम में पेटी कैश बुक फॉलो होता है। इट हेल्प्स, ये सिस्टम क्यों बनाया गया है, बिकॉज इट हेल्प्स टू हैव ए कंट्रोल ऑन मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ठीक है, ताकि जो हमारा मिसलेनियस एक्सपेंस है, पेटी एक्सपेंसेस है, ठीक है, या फिर स्मॉल एक्सपेंसेस जो भी बोल लो, ठीक है, उसमें क्या होगा, एक कंट्रोल बना हुआ रहेगा। तो पेटी कैश बुक लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्मॉल एक्सपेंसेस को ही रिकॉर्ड करेगा, लेकिन अगर कोई बिग एक्सपेंस होगा वो तो जो मेन कैशियर है वही रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, तो ये पेटी कैश बुक का सिस्टम होगा। इस तरह से पेटी कैश बुक का जो है सिस्टम चलता है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ से तुम लोग को थोड़ा बता देते हैं। मैंने मेन पॉइंट लिखवा दिया ताकि तुम लोग याद रख सको। ठीक है, अगर इससे थ्योरी भी पूछता है या इसका जो कंसेप्ट है ये तुम लोग को इससे क्लियर हो जाएगा। अब देखो क्या बोल रहे हैं, in a business house a number of small payments such as ये देखो टेलीग्राम, टैक्सी फेयर, कार्टेज have to be made. If all the payments are recorded in the cash book, it will become unnecessarily heavy. Also the main cashier will have overburden with work. उनका भी काम बढ़ जाएगा और इतना ज्यादा वहां पर लोड हो जाएगा। ठीक है, वो कैश बुक इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर उसको मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। Therefore it is usual for firms to appoint a person as petty cashier and to entrust the task of making small payments say below 200 to him. ठीक है, तो उनको क्या कौन सा काम जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, उनको ये काम प्रोवाइड किया जाएगा जितने भी स्मॉल पेमेंट्स है, जैसे कि 200 के नीचे का जो भी पेमेंट होता है वो सारे पेमेंट के लिए उनको अपॉइंट किया जाएगा। से भी लो मतलब एक एग्जांपल दिया है,
ऑफ कोर्स ही विल बी रिम्बर्स्ड फॉर द पेमेंट मेड। वो जो पेमेंट करेंगे उनके लिए वो पैसा रिम्बर्स कर दिया जाएगा। कौन करेगा? मेन कैशियर करेगा। लेटर ऑन एन एनालिसिस द रेस्पेक्टिव अकाउंट में बी डेबिटेड। ठीक है, जब वो रिकॉर्ड करेंगे पेटी कैशियर तो उस अकाउंट को डेबिट करेंगे। डेबिट तो करना ही पड़ेगा। अगर टैक्सी फेयर दे रहा है तो टैक्सी फेयर अकाउंट डेबिट होगा। खर्चा है ना, सारा ही बिजनेस का तो खर्चा है, खर्चे को रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, तो जितना तरीके का मतलब जो खर्चा होगा वो सारे अकाउंट को वो डेबिट कर देंगे। ठीक है, ये अभी तक देखो मैंने तुम लोग को यही बताया। फिर देखो इंटरेस्ट सिस्टम यहाँ पर बता रहा है क्या, इट इज कन्वीनियंट टू इंटरेस्ट ए डेफिनेट सम ऑफ मनी टू द पेटी कैशियर इन द बिगिनिंग ऑफ ए पीरियड में। जैसे कि मैंने कहा एकदम स्टार्टिंग में उनको एक पर्टिकुलर पैसा दे दिया जाएगा जिसका एस्टिमेशन मेन कैशियर करेगा कि मेरे बिजनेस एंटिटी में इतना खर्चा हो सकता है, छोटा मोटा खर्चे के लिए मुझे इतना पैसा उनको दे देना चाहिए, वो एक एस्टिमेट कर दिया जाएगा। एंड टू रिम्बर्स हिम फॉर पेमेंट मेड एट द एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है, और उनको पेमेंट करने के लिए क्या किया जाएगा, वो सारा मतलब वो पैसा रिम्बर्स कर दिया जाएगा। दस ही विल हैव अगेन द फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ द न्यू पीरियड। फिर जैसे ही नया पीरियड स्टार्ट होगा फिर उनको पैसा दिया जाएगा। जैसे ये चीज देखो मैंने बोला ना कि पहले 2000 हुआ, 2000 में ये खर्चा हो गया, अगर बैलेंस बच गया तो फिर से 2000 ही दिया जाएगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया। ठीक है, The system is very useful specifically if an analytical petty cash book is used। अब analytical मतलब ये देखो मैंने बोला ना, ये सिर्फ खर्चा मत दिखाओ, सारा एनालिसिस दिखाओ कि कहाँ कहाँ हर एक छोटा छोटा खर्चा का एनालिसिस रखो कि कब कितना किस जगह पे खर्चा गया, कितना लोडिंग का कितना अनलोडिंग का सारा चीज। ठीक है, कितना फ्रेट कितना कार्टेज, तो इसको बोला जाता है एनालिसिस। ठीक है, तो एनालिसिस रहना चाहिए। द बुक हैज वन कॉलम टू रिकॉर्ड रिसिप्ट ऑफ कैश। ठीक है, यहाँ पर जो पेटी कैश बुक का फॉर्मेट होगा वहां पर एक कॉलम तो रहेगा जहां पर पेटी कैशियर ये दिखाएगा कि उसे मेन कैशियर से कितना पैसा मिला। ये देखो विच इज ओनली फ्रॉम द मेन कैशियर, सिर्फ और सिर्फ मेन कैशियर से उनको पैसा मिल सकता है। एंड द अदर कॉलम टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स। और दूसरे वाले कॉलम में क्या दिखाया जाएगा कि कितना पेमेंट किया गया है अलग अलग रीजन से। द टोटल ऑफ द वेरियस कॉलम्स, so why payment have been made and then relevant account can be debited। जैसे देखो कितना सारा कॉलम बना सकते हैं, अगर इतना सारा खर्चा है तो इतना सारा कॉलम बनेगा पेमेंट साइड में। कस्टमर केयरिंग का पेमेंट, कन्वेयंस का पेमेंट, पोस्टेज का पेमेंट, प्रिंटिंग का पेमेंट, वेजेस का पेमेंट, फ्रेट का पेमेंट, वही चीज बोल रहा है। अच्छा अब देखो द अमाउंट फिक्स्ड फॉर पेटी कैश शुड बी सफिशिएंट फॉर द लाइकली स्मॉल पेमेंट्स फॉर ए रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड से फॉर ए वीक और ए फोर्टनाइट। मैंने बोला कि एक हफ्ता या 14 दिन, फोर्टनाइट मतलब 14 दिन। ठीक है, एक हफ्ता या 14 दिन के लिए वो पेमेंट किया जाता है, लेकिन उसे सही तरह से एस्टिमेट करना पड़ेगा मेन कैशियर को। ठीक है, कि इतना ही खर्चा होना चाहिए, नहीं तो फिर उनको प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तो ये एस्टिमेशन सही होना चाहिए। अच्छा उसके बाद देखो द रिम्बर्समेंट शुड बी मेड ओनली व्हेन पेटी कैशियर प्रिपेयर्स ए स्टेटमेंट शोइंग टोटल पेमेंट सपोर्टेड बाय वाउचर्स। तो ये रिम्बर्समेंट जो है वो कब किया जाएगा? ठीक है, फिर नेक्स्ट पैसा कब दिया जाएगा? जब पेटी कैशियर जो है वो सही से सारा वाउचर वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह एविडेंस वगैरह वो दिखाएगा मेन कैशियर को कि सच में ये सब खर्चा हुआ है, वो पूरे प्रूफ के साथ दिखाना पड़ेगा। अगर उनके पास प्रूफ नहीं होगा तो उनको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। तो उनको पूरा एविडेंस वगैरह सही सही रखना पड़ेगा, क्योंकि उनका काम ही क्या है, उनको रखा इसीलिए क्या है ताकि बिजनेस का ये सब छोटा मोटा खर्चा का कंट्रोल जो है वो बना हुआ रहे। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है कि उनको पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट वगैरह रखना पड़ेगा, तभी जाके उनको पैसा दिया जाएगा। द वाउचर शुड बी फाइल्ड इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में। ठीक है, एक फाइल में एक ऑर्डर में पूरा वाउचर जो है वो सही तरीके से अरेंज करके रखना चाहिए, कुछ भी करके नहीं रखना चाहिए, मतलब प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में उनको भी काम करना पड़ेगा। नो पेमेंट शुड बी मेड विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। ये देखो ऑल्सो पेमेंट अबव ए सर्टेन स्पेसिफाइड लिमिट शुड बी मेड ओनली बाय द मेन कैशियर। जितना लिमिट है उससे ज्यादा अगर बाई चांस खर्चा हो जाता है, हो ही सकता है, जैसे एस्टिमेट किया था 2000, हो सकता है 2200 का खर्चा हो गया, लिमिट से ज्यादा हो गया, तो फिर वो पेमेंट करने के लिए पेटी कैशियर को 200 रुपए एक्स्ट्रा नहीं दिए जाएंगे, वो मेन कैशियर खुद पे करेगा। ये देखो वही बोल रहा है, नो पेमेंट शुड बी मेड विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। ऑथोरिटी में उनके पास जितना है उतना ही वो पेमेंट कर सकते हैं। ऑल्सो पेमेंट अबव ए सर्टेन स्पेसिफाइड लिमिट शुड बी मेड ओनली बाय द मेन कैशियर, अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है। द पेटी कैशियर शुड नॉट बी अलाउड टू रिसीव एनी कैश एक्सेप्ट फॉर रिम्बर्समेंट। उनको अलग कोई पैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ रिम्बर्समेंट का ही पैसा मिलेगा। किस चीज का रिम्बर्समेंट? वो जो खर्चा दिखा पाएंगे कि सच में ये सब खर्चा हुआ है, ठीक है, ये सब खर्चा हुआ है तो मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा, लेकिन लिमिट तो पहले से ही डिसाइडेड रहता है तो उतना ही रिम्बर्स किया जाता है। इन द पेटी कैश बुक द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड कॉलम रिकॉर्ड रिसिप्ट ऑफ द कैश। ये मतलब बता रहा है कि कॉलमनर फॉर्म में क्या क्या कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है, किस पैटर्न में रिकॉर्ड किया जाएगा।
तो ठीक है, हम तुम लोग को एक कॉलम दिखाते हैं। देखो यहाँ पर जो बोल रहा है फिर उसको रीड करके दिखाएंगे। तो कैसे बनेगा, देखो फॉर्मेट, देखो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर लिखते हैं पहले पेटी कैश बुक, ठीक है। पैसा मिलेगा पहले पेटी कैशियर को, तो वो लिखेंगे रिसिप्ट। यहाँ पर रिसिप्ट लिख दिया, ठीक है। जितना पैसा मिलेगा, यहाँ पर डेट, ठीक है, जितने तारीख को मिलेगा। यहाँ पर वाउचर नंबर अगर रहेगा क्वेश्चन में दे सकते हो। फिर यहाँ पर एक पर्टिकुलर्स, देखो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। रिसिप्ट मान लो 200 रुपया मिल गया, ठीक है। अच्छा, पहले से मान लो 200 बैलेंस था, जैसे मैंने ये वाला दिखाया। देखो ये देखो यहाँ पर 200 बैलेंस बचा था और कितना मिला 1800, ठीक है। हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि प्रीवियस का 200 बचा हुआ था और 1800 मिल गया, यानी टोटल रिसिप्ट कितना हो गया 2000, ठीक है। अगर कोई डेट वगैरह रहेगा, वाउचर नंबर वगैरह रहेगा, दे सकते हैं। अच्छा, अब ये जो है ये टू बैलेंस बीडी है। टू बैलेंस बीडी का मतलब ओपनिंग कैश का बैलेंस, ठीक है। मान लो 1 वीक के गैप में पेमेंट किया जाता है, तो फर्स्ट वीक में ये पूरा डिटेल्स उन्होंने दिखाया कि 2000 में 1800 खर्चा हुआ, फिर भी 200 बच गया। तो नेक्स्ट वीक में 200 जो है वो एज ए एसेट, ठीक है, एज एन एसेट यहाँ पर टू बैलेंस बीडी बोल के दिखेगा। और जो 1800 है वो फिर से उन्हें रिसीव हुआ, तो वो क्या एंट्री करेंगे, वो टू कैश बोल के लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा टू कैश, ठीक है। अच्छा, अब जो भी खर्चा होगा उसको इस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा बाई एक्सपेंसेस, ठीक है, बाई एक्सपेंसेस। मान लो यहाँ पर खर्चा हुआ है 700 का, ठीक है, 700 का खर्चा हुआ, तो कितना बैलेंस बचा है 2000 में। अगर 700 का खर्चा हुआ तो कितना बैलेंस बचा है, अभी बचेगा 2000, कितना हो जाएगा 1300, हाँ 1300, 1300, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1300, ये हो जाएगा बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। ये पैटर्न में होगा, ठीक है। ये टू बैलेंस बीडी ये इधर ही लिखा जाता है, हम सिखा देंगे, ठीक है, और भी क्लियरली सिखा देंगे। जस्ट अभी एक पैटर्न बता रहे हैं हम। यहाँ पर पहले रिसिप्ट अमाउंट लिखा जाएगा, यहाँ पर जब जब रिसिप्ट हो रहा है उसका टाइम, और ये वाउचर नंबर मतलब किस जो भी खर्चा वगैरह हो रहा है, किस किस खर्चे का वाउचर है, वो यहाँ पर वाउचर नंबर दिया जाएगा। जैसे वाउचर नंबर 1 2 3 4 यहाँ पर खर्चा दिखाया जाएगा। ये जो है ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है, तो टू बैलेंस बीडी। और इस बार जो पैसा रिसीव हुआ उसको हम लोग क्या लिखेंगे, टू कैश, ठीक है। ये हो जाएगा, कैश बुक में पैसा आ रहा है ना, तो फिर टू कैश। और ये जो खर्चा हो रहा है तो बाई एक्सपेंसेस, यहाँ पर एक्सपेंसेस हो गया। लेकिन क्योंकि कैश बुक हमें एनालिटिकल सॉरी पेटी कैश बुक हमें एनालिटिकल फॉर्म में करना चाहिए, तो एनालिटिकल फॉर्म मतलब हर एक खर्चे का नाम लिखना है। अब नाम कैसे लिखें, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं कि एनालिसिस ऑफ एक्सपेंस। यहाँ पर एक हम लोग कॉलम बना लेंगे, सिर्फ ये एक्सपेंस बोल के लिखने से नहीं होगा, ठीक है। एनालिसिस ऑफ एक्सपेंस बोल के यहाँ पर हम लोग एक्सपेंस का डेट जो नाम है वो लिख सकते हैं। अब कौन सा नाम लिखे, क्वेश्चन में ना तुम लोग को बहुत सारा नाम मिलेगा, तो एक कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सा नाम लिखे। तो देखो जो नाम बार बार रिपीट हो रहा है ना उसका कॉलम बनाना चाहिए। जैसे मान लो अगर क्वेश्चन में पोस्टेज बार बार दिखा रहा है तो पोस्टेज लिख दो, ठीक है। अच्छा, और मान लो कार्टेज बार बार दिखा रहा है तो कार्टेज का एक कॉलम बना लो, 3-4 बार कार्टेज का पेमेंट हो रहा है, बार बार कार्टेज वाला। अगर मोर देन वन टाइम होता है तो उसका कॉलम अलग से बनाओ। लेकिन ऐसा कोई खर्चा है, ठीक है, जिसका मोर देन वन टाइम नहीं बताया, तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको या तो मिसलेनियस बोल के लिख लो या तो सन्ड्री एक्सपेंस बोल के लिख लो, ठीक है। मिसलेनियस या फिर सन्ड्री एक्सपेंस। मान लो प्रिंटिंग का खर्चा एक ही बार बोला है, ठीक है, और मान लो कन्वीनियंस का खर्चा एक ही बार बोला है, तो कॉलम नहीं बना के वो सारे खर्चे को मिसलेनियस या सन्ड्री बोल के दिखा सकते हैं, या फिर कॉलम भी बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा कॉलम बनाएंगे तो बहुत सारा बन जाएगा। तो नॉर्मली रूल्स ये होता है जो खर्चा फ्रीक्वेंटली हो रहा है उसका अलग से नाम देना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो खर्चा उतना बार नहीं हो रहा है, जस्ट एक ही बार हुआ है पूरे हफ्ते में या पूरे 14 डेज में एक ही बार हुआ है, तो उसको हम लोग मिसलेनियस अलग हेडिंग नहीं देके, मान लो ऐसा 3-4 खर्चा है जो कि पूरे हफ्ते में एक एक बार ही हुआ है, तो हम लोग उसको मिसलेनियस या फिर सन्ड्री एक्सपेंस बोल के दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपना कॉलम जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें और तो कुछ कंसेप्ट बाकी रहा नहीं, ठीक है। पूरा सिस्टम मैंने बता दिया कि किस तरह से पेटी कैश बुक चल रहा है, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ से क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि इलास्ट्रेशन 4, ठीक है, ये वाला इलास्ट्रेशन 4 में दिया हुआ है प्रिपेयर ए पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम में ही चलता है पेटी कैश बुक, ठीक है। इसका मतलब वो इम्प्रेस्ड सिस्टम का मतलब क्या होता है, जहां पर मेन कैशियर जो है वो कुछ एक पैसा पहले से रिम्बर्स कर देगा, ठीक है, ताकि जो पेटी कैशियर है वो खर्चा अपने हिसाब से पे कर सके, जितना भी खर्चा होगा उसको इजीली पे कर सके। अब देखो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, 2020 और यहाँ पर दे रखा है Jan 1 फर्स्ट डेट को रिसिप्ट 100 फॉर पेटी कैश, ठीक है। मतलब
खर्चा करने के लिए 100 रुपए दिया गया है, किसको? पेटी कैशियर को। अब देखो पेटी कैशियर ने क्या क्या खर्चे का डिटेल्स दिखाया है। उन्होंने बोला है बस फेयर, ठीक है, बस फेयर, कार्टेज, पेड फॉर पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ऐसे डेट देके उन्होंने पूरा डिटेल्स जो है वो लिख रखा है। तो कौन कौन सा कॉलम बनाएंगे वो देखना पड़ेगा। तो जो भी खर्चा बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है, उसका हम लोग कॉलम बनाएंगे। अच्छा पढ़ लेते हैं पहले खर्चा क्या है। बस फेयर है, कार्टेज है, पोस्टेज टेलीग्राम है, वेजेस फॉर कैजुअल लेबरर्स, पेड फॉर स्टेशनरी, पेड फॉर टांगा चार्जेस, पेड फॉर द रिपेयर्स टू चेयर्स। बस फेयर, देखो बस फेयर 2 बार आया है, क्या बस फेयर का कॉलम बनना चाहिए? बोलो, अभी मैंने सिखाया यस मैम। था। तो बस यस फेयर मैम। का कॉलम हम लोग चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है। बस फेयर मतलब जाने आने का खर्चा, तो इसका हम लोग एक अच्छा सा नाम दे सकते हैं, दैट इज कन्वीनियंस चार्जेस, ठीक है। बस फेयर नहीं लिखे हम लोग क्या लिखेंगे? कन्वीनियंस, यानी जाने आने का खर्चा, कन्वीनियंस चार्जेस हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बना लेंगे। अच्छा नेक्स्ट देखो, अभी तो कुछ रिपीट दिखा नहीं मुझे, तो कन्वीनियंस का एक कॉलम बन सकता है। अच्छा उसके अलावा बस फेयर, अच्छा कार्टेज, कार्टेज फिर से 2 बार दिखा, तो एक कार्टेज का कॉलम बना लेंगे, ठीक है, कार्टेज का एक कॉलम बना लेंगे। उसके बाद देखो पोस्टेज टेलीग्राम, ये भी 2 बार दिख रहा है, तो क्या इसका भी कॉलम बना ले? इसका भी हम लोग चाहे तो एक कॉलम यस बना मैम। सकते हैं। अच्छा उसके बाद और क्या है देखते हैं, पोस्टेज टांगा टेलीग्राम, चार्जेज। टांगा चार्जेस 2 बार है, पोस्टेज टेलीग्राम, फिर से कार्टेज, कार्टेज तो 3 बार है, मतलब इसका तो कॉलम बनेगा ही बनेगा, ये कॉलम हमें बनाना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा और स्टेशनरी रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स, जैसे मैंने कहा ना कि मैम कस्टमर स्टेशनरी का, भी 2 बार। स्टेशनरी भी 2 बार। तो एक बार हम लोग जस्ट एक बार देख लेते हैं कि हमें कितना सारा कॉलम बनाना चाहिए। चलो बताओ कितना सारा ऐसा डेटा था जो कि मोर देन 1 टाइम था। एक तो वो बस फेयर 2 बार दिया है, तो इसको हम लोग कन्वीनियंस चार्जेस बोल के दिखा देंगे, ठीक है। तो हम लोग दिखाएंगे उसके कन्वीनियंस, बाद कार्टेज। कन्वीनियंस चार्जेस का एक कॉलम बनाएंगे। दूसरा बनेगा पोस्टेज टेलीग्राम भी 2 बार था, ये लिख लेते हैं, पोस्टेज टेलीग्राम का एक कॉलम बनेगा। अच्छा थर्ड स्टेशनरी। स्टेशनरी का एक कॉलम बनेगा, ठीक है, ये मोर देन 1 टाइम था, ठीक है। टांगा चार्जेज। हाँ अच्छा टांगा चार्जेस जो है वो कन्वीनियंस में ही आ जाएगा, मतलब टांगा के थ्रू से जाने आने का खर्चा, वो भी कन्वीनियंस में ही आ सकता है कि नहीं आ सकता है? बोलो टांगा यस चार्जेस। मैम। तो यहाँ पर ही उसको दे यस देंगे, मैम। ठीक है, यहाँ पर ही उसको दे देंगे। कार्टेज। हाँ रुको, अच्छा उसके बाद कार्टेज, कार्टेज नहीं लिखा ना मैंने, चलो कार्टेज लिख लेते हैं, कार्टेज का खर्चा लिख देंगे। और क्या 2 बार आया? और क्या 2 बार आया? बस फेयर, ये तो कन्वीनियंस में आ गया, कार्टेज लिख लिया, पोस्टेज टेलीग्राम लिख लिया। वेजेस फॉर कैजुअल लेबरर्स, वेजेस क्या 2 बार था? एक ही बार वेजेस है। एक ही बार है, ठीक है, वेजेस एक ही बार है, ठीक है। स्टेशनरी ये लिख लिया, टांगा चार्जेस इसमें आ जाएगा। रिपेयर्स टू चेयर ये भी एक ही बार है, ठीक है, रिपेयर्स टू चेयर एक बार है, एक बार जो है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। बस फेयर वो भी कन्वीनियंस में आएगा, बस फेयर बस में जाने आने का खर्चा, ठीक है, ये भी कन्वीनियंस में आएगा। ये देखो बस फेयर कन्वीनियंस में आएगा, ये यहाँ पर बस फेयर ये भी कन्वीनियंस में आएगा, ठीक है। कार्टेज का तो बना लिया है मैंने। अच्छा पोस्टेज टेलीग्राम, ये देखो पोस्टेज टेलीग्राम बना लिया। अच्छा टांगा चार्जेस फिर से इसी में आ जाएगा। स्टेशनरी, स्टेशनरी भी बना लिया है मैंने। अच्छा और कितना सारा बना फिर कॉलम? 1 2 3 4। अच्छा अब एक सन्ड्रीज का कॉलम बना सकते हैं, एक सन्ड्रीज का कॉलम बना सकते हैं, जहां पर जो खर्चा एक एक बार आया उसको लिखेंगे, बोलो, है ना, जो खर्चा एक यस एक मैम। बार आया उसको लिख देंगे, जो कि सन्ड्रीज में दे सकते हैं, जैसे कि रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर, ये सब, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर कोई चाहे कि नहीं हम सन्ड्रीज में नहीं देके अलग अलग ही कॉलम बनाएंगे, बना सकते हो, लेकिन वो बहुत मतलब बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा कंसाइज काम तो करना ही पड़ेगा, अगर हम लोग इतना डिटेल्स में लिखेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो मैक्सिमम देखो जो खर्चा ज्यादा होता है उसी का डिटेल्स, उसी पे कंट्रोल का जरूरत होता है, एक आध बार का जो खर्चा है उस पर थोड़ी ना कंट्रोल का जरूरत होता है, तो इसीलिए उसका डिटेल्स उतना नहीं भी रहेगा चलेगा, वो सन्ड्रीज में दिखेगा, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मोर देन 1 टाइम हो रहा है तो उसका अलग से हमारे पास हेडिंग अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कैसे बनाए हम ना, यहाँ पर बना रहे क्योंकि देखो ये इतने से जगह में नहीं होगा, तो तुम लोग भी एक पूरा फ्रेश पेज ले लो, ठीक है। अगर तुम लोग भी आधा अधूरा पेज में लिख रहे हो तो शायद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा कॉलम वगैरह बनेगा, तो तुम लोग पहले देख लो हम कैसे लिख रहे हैं, नहीं तो फिर तुम लोग को मिटाना पड़ेगा, नहीं लिख पाओगे फिर, ठीक है। सॉरी तुम लोग मिटाओगे क्या, तुम लोग को काटना पड़ेगा फिर। तुम लोग कॉपी घुमा भी सकते हो, ठीक है, कॉपी को घुमा लो, नहीं तो मेरा क्या है, देखो हम इधर बोर्ड को शिफ्ट कर देंगे, लेकिन तुम लोग तो नहीं कर पाओगे। तो पहले रिसिप्ट, यहाँ पर हम लोग क्या दिखाएंगे? रिसिप्ट, देखो यही वाले फॉर्मेट में हम करके दिखाएंगे तुम लोगों को। रिसिप्ट पहले दिखाएंगे
कि कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कॉलम बनेगा डेट का। डेट का हमेशा उसके बाद ही बनता है। इसका फॉर्मेट इस तरह से है, पहले रिसिप्ट बनता है फिर डेट, ठीक है। बाई चांस अगर डेट इधर लिख देते हो नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पर डेट लिखने का जरूरत इसीलिए है ताकि हम लोग एक्सपेंस को जब लिखेंगे ना, एक्सपेंस को डेट देके लिखेंगे ना, तो डेट का कॉलम इधर होगा तो वो प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस का डेट भी आएगा, इसीलिए डेट का कॉलम रिसिप्ट के बाद ही लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, तो रिसिप्ट फिर यहाँ पर डेट, और उसके बाद आ जाएगा अगर कोई वाउचर नंबर हमारे पास अवेलेबल होगा क्वेश्चन में तो हम लोग वाउचर नंबर दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद पर्टिकुलर्स आ जाएगा, पर्टिकुलर्स, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग एक टोटल कॉलम भी दिखाएंगे। जैसे इतना सारा एक्सपेंस होगा ना, तो यहाँ पर एक टोटल कॉलम दिखाएंगे, कितना टोटल, जैसे पोस्टेज का टोटल कितना है, कार्टेज का टोटल कितना है, उसके लिए हम लोग एक टोटल कॉलम बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक लिखेंगे टोटल कॉलम, ठीक है। अच्छा, हमारा जो कॉलम है खर्चे का, वो हम लोगों ने मेन हेड क्या चूज किया, एक तो चूज किया कन्वीनियंस, ठीक है। दूसरा एक चूज किया कार्टेज, ठीक है। उसके बाद चूज किया स्टेशनरी। अच्छा देखो, ये कोई सीक्वेंस नहीं है, तुम लोग आगे पीछे भी लिख सकते हो, जैसे पहले कार्टेज लिख दिया उसके बाद स्टेशनरी लिख दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसा सीक्वेंस में चूज कर रहे हो वैसे लिख दो, ठीक है। आगे पीछे होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टेशनरी, और क्या था, पोस्टेज टेलीग्राम, ये भी 2 बार था, तो पोस्टेज टेलीग्राम। अच्छा, उसके बाद हम लोग एक सन्ड्रीज का कॉलम बना लेते हैं, ठीक है, सन्ड्रीज का। और सन्ड्रीज लिख सकते हो या फिर मिसलेनियस, और एक भी लिख लेते हैं, ठीक है। वेजेस को भी हम लोग चाहे तो अलग से दिखा सकते हैं, अगर नहीं दिखाना है तो सन्ड्रीज में दिखा दो, और अगर चाहो तो दिखा सकते हो। तो थोड़ा सा जगह मिला मुझे, मैंने वेजेस पे लिख दिया, वेजेस को अलग से दिखा देंगे। अगर नहीं भी दिखाओगे तो सन्ड्रीज में दिखा सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो तुम लोग स्केल वगैरह यूज करके करना है, ठीक है, हाथ से नहीं करना है तुम लोगों को। रिसिप्ट, डेट, वाउचर नंबर, टोटल, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखो रिसिप्ट का बात ही बताया जाएगा इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट जैन को रिसीव हुआ है 100 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले डेट में 2020 यहाँ लिख देते हैं 2020, और यहाँ पर लिखते हैं जैन 1, ठीक है। 1 तारीख को रिसिप्ट हुआ है कितना, 100 रुपए, तो यहाँ पर 100 रुपए लिख देते हैं, जितना रिसिप्ट होगा उतना इधर लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर ये रिसिप्ट हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टू कैश, ठीक है। टू कैश इसीलिए होता है क्योंकि कैश बुक में जो मतलब कैश बुक जो मेंटेन कर रहे हैं मेन कैशियर, वो पैसा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री हमें लिखना पड़ेगा टू कैश, ठीक है, ये टू कैश बोल के आएगा। अच्छा, अब ये हो गया बस, इसमें और यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग अपना खर्चा जैसे लिखा हुआ है उसको चेक करते हुए जाएंगे, सिंपल। अच्छा, पहले है 2 तारीख को पेड बस फेयर, ठीक है। तो यहाँ पर जैन का 2 तारीख बस फेयर हम लोगों ने पे किया है। वाउचर नंबर कुछ नहीं है, तुम लोग मतलब हम लोग अगर चाहे तो 1 2 3 4 करके वाउचर नंबर दे सकते हैं, अगर तुम लोग चाहते हो तो दे सकते हो, जैसे 1, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में बोला नहीं है, नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। अच्छा, अगर कन्वीनियंस का खर्चा हुआ है तो जैसे देखो मैंने क्या लिखा था, एक्सपेंसेस डेबिट होता है तो बाई एक्सपेंस ना, एक्सपेंस डेबिट होता है तो बाई एक्सपेंस। तो यहाँ पर एक्सपेंस का नाम पता है, तो पहला एक्सपेंस क्या है, बस फेयर, ठीक है। और बस फेयर को हम लोग कौन से कैटेगरी में दिए हैं, कन्वीनियंस चार्जेस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाई कन्वीनियंस चार्जेस, ठीक है। अब जितना है उतना लिख देंगे। कन्वीनियंस चार्जेस कितना है, 0 पॉइंट, ये देखो 50 पैसा दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.50, ठीक है, 0.50। अच्छा, उसके बाद देखो पेड कार्टेज, 2 तारीख को कार्टेज का खर्चा पे किया है, तो बोलो क्या होगा, वाउचर नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। ये हम अपने मन से दे रहे हैं, नहीं देना है नहीं भी दे सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में वाउचर नंबर नहीं दिया हुआ है। तो कार्टेज का खर्चा पे करेंगे, तो कार्टेज को हम लोग कार्टेज के नाम पे ही रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे, बाई, क्या लिखेंगे बोलो, सारे एक्सपेंसेस तो डेबिट होंगे, बाई बाई कार्टेज, बाई कार्टेज लिखेंगे। अमाउंट कितना लिखेंगे,
यहाँ पर 2. ओ अच्छा, ये क्या मैंने गलत लिखा? नहीं ठीक ही लिखा है, पेड कार्टेज 2.50। अच्छा, तो अब कार्टेज का कॉलम ये है, ठीक है, तो इसके बराबर में ऐसे करके लिखना है तुम लोगों को, ठीक है, 2.50। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखो पेड फॉर पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये थर्ड ऑफ जैन का है, ठीक है। यहाँ पर वाउचर नंबर मैंने सीक्वेंस में 3 दे दिया, तो बाई क्या हो जाएगा, क्योंकि पोस्टेज टेलीग्राम को मैंने एज अ पोस्टेज टेलीग्राम ही रिकॉर्ड किया है, तो पोस्टेज टेलीग्राम लिख देते हैं। यहाँ पर कन्वीनियंस क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि बस फेयर भी है, टांगा चार्जेस भी है, अलग अलग कन्वीनियंस चार्जेस है, इसीलिए यहाँ पर मैंने कन्वीनियंस लिखा है कॉलम। अब इतना सारा कॉलम बनाएंगे, बस का फेयर अलग, उसके लिए बस फेयर, फिर उसके बाद एक टांगा चार्जेस, ऐसे करेंगे तो कॉलम बहुत बढ़ जाएगा, तो हमें एक हेडिंग के अंदर उसे कंसाइज कर देना है। तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज टेलीग्राम का खर्चा देखो 5 रुपया है, तो पोस्टेज टेलीग्राम वाले कॉलम में लिखेंगे। पोस्टेज टेलीग्राम वाला कॉलम मेरा कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, ये वाला है, तो यहाँ पर आ रहा है 5 रुपया, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद देखो पेड वेजेस फॉर कैजुअल लेबरर्स, तो 3 तारीख को हम लोगों ने लेबर का खर्चा भी पे किया है, तो बाई क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने बाई वेजेस रखा है तो हम बाई वेजेस लिख सकते हैं। और कितना खर्चा था वेजेस का, मैंने अलग कॉलम बना रखा है, तो वेजेस का खर्चा था ये 6 रुपया, ठीक है, 6 रुपीज। तो वेजेस का खर्चा ये देखो यहाँ पर लिख देते, ठीक है, 6 रुपया। तुम लोग चाहो तो इसको स्केल से ऐसे कवर कर सकते हो अगर प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में तो। अच्छा, स्टेशनरी 4 तारीख का स्टेशनरी का खर्चा है, ठीक है, 4 तारीख का, तो स्टेशनरी को हम लोगों ने एज ए स्टेशनरी जो है हेडिंग में लिया है, तो स्टेशनरी लिखते हैं। स्टेशनरी का खर्चा देख लो कितना है, 4 रुपया, ठीक है, स्टेशनरी 4 रुपया खर्चा है, यहाँ पर लिखेंगे, ये देखो 4 रुपया यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर थोड़ा ऐसे कर लेते, नहीं तो आगे पीछे हो जाएगा। चलो, ये वेजेस का था, ठीक है, ताकि समझ में आए बाद में, नहीं तो फिर खुद को ही मुझे काउंट करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद देखो स्टेशनरी तक किया, फिर है टांगा चार्जेस। बोलो ये कहाँ पर जाएगा, इसको किस नाम पे रिकॉर्ड करे, 4 तारीख का खर्चा, इसको किस नाम पे रिकॉर्ड करे, मैंने वाउचर नंबर, चार्ज, हाँ, बाय कन्वीनियंस, क्योंकि ये जाने आने का खर्चा हो जाएगा। तो कन्वीनियंस का कॉलम कौन सा था, ये पहला वाला था, ठीक है, और टांगा चार्जेस जो है वो 2 रुपया है, ठीक है, 2 रुपया था, बाकी यहाँ पर हम गैप दे देते हैं। अच्छा, उसके बाद देखो पेड फॉर द रिपेयर्स टू चेयर्स, तो रिपेयर्स टू चेयर का मैंने कोई हेडिंग तो दिया नहीं, उसको मैंने मिसलेनियस रखा है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 7 नंबर इसका वाउचर दे देते हैं। और पे कब हुआ है, 5 तारीख को, तो डेट जो है वो 5 तारीख का है, तो बाई क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाई रिपेयर्स टू फर्नीचर, ऐसे लिख देते हैं। चेयर था, रिपेयर्स टू क्या था, चेयर था आई थिंक, रिपेयर्स टू चेयर्स, रिपेयर्स टू चेयर, तो ये कहां पर जाएगा, देखो ये तो कन्वीनियंस का कॉलम है, ये तो कन्वीनियंस का खर्चा है नहीं, कार्टेज नहीं है, स्टेशनरी नहीं है, पोस्टेज टेलीग्राम नहीं है, वेजेस नहीं है, तो कहां पर देंगे, लास्ट वाले में सन्ड्रीज में देंगे। अगर चाहो तो तुम लोग इसका भी कॉलम बना सकते हो, 15 रुपीज, ठीक है, 15 रुपीज। अच्छा, उसके बाद रिपेयर्स टू चेयर के बाद बस फेयर, ये कहाँ जाएगा बोलो, बस फेयर कहाँ जाएगा, बाई, चार्ज, हाँ, कन्वीनियंस पे चला जाएगा, कन्वीनियंस का ये वाला कॉलम है। बस फेयर था, कितना था भाई, बस फेयर था 1 रुपया, अच्छा 1 रुपया, चलो मैम रिपेयर टू चेयर में कितना, हाँ, रिपेयर टू चेयर का अमाउंट, ओ नहीं लिखे, हाँ लिखा है ना 15। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखो रिपेयर्स टू चेयर बस फेयर, कार्टेज, कार्टेज का तो मैंने कॉलम बना ही रखा है 5 तारीख को, बाई कार्टेज। अच्छा, कार्टेज का कितना है देख लेते हैं, कार्टेज का है हमारा 7 रुपया, तो कार्टेज का कॉलम ढूंढते हैं, चलो कार्टेज ये है, ये यहाँ पर सेकंड वाला है, ठीक है, तो सेकंड वाले में मैंने 7 रुपीज लिख दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो पोस्टेज टेलीग्राम 6 तारीख को, 6 तारीख का पोस्टेज टेलीग्राम, 6 तारीख को बाई पोस्टेज एंड टेलीग्राम,
अच्छा, पोस्टेज टेलीग्राम का खर्चा कितना है? 7 रुपीज। तो पोस्टेज टेलीग्राम का कॉलम कौन सा है? ये वाला कॉलम है मेरा, 7 रुपीज। ठीक है, ये वाला हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर से टांगा चार्जेस, यानी वो कन्वीनियंस पे चला जाएगा 6 तारीख का। ठीक है, 6 तारीख का बाई कन्वीनियंस चार्जेस, और ये पहला कॉलम है। ठीक है, पहला कॉलम कन्वीनियंस के लिए बना हुआ है मेरा, और इसका अमाउंट है 3 रुपीज। अच्छा, 3 रुपीज। फिर से कार्टेज आ गया 6 तारीख को, देखो कार्टेज लिखा था। ठीक है, फिर से कार्टेज का खर्चा, ये देखो 3 रुपीज। कार्टेज जो है वो 3 रुपीज है, तो यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, ये कन्वीनियंस का हो गया, कन्वीनियंस का भी 3 रुपीज था ना? हाँ, दोनों 3 रुपीज था। एक मिनट, आगे पीछे हो जा रहा है कॉलम की वजह से। चलो ये पहले इसको ठीक कर लेते। ठीक है, ये कन्वीनियंस का 3 लिखा था ना? अच्छा, अब देखो ये कार्टेज का भी 3 हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी इसमें नहीं, सेकेंड वाले कॉलम में होगा ये ब्लैंक। अच्छा, स्टेशनरी और रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर, तो स्टेशनरी ये भी 6 तारीख का हो जाएगा। ठीक है, 6 तारीख को बाई स्टेशनरी। स्टेशनरी का कॉलम कौन सा है? स्टेशनरी का 3rd नंबर कॉलम में है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें लिखना पड़ेगा। अच्छा, कितना है? 2 रुपया। और एकदम एंड वाला जो है रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर, ये भी 6 तारीख का, इसका वाउचर दे देते हैं 40। ठीक है, अच्छा, बाई सन्ड्रीज, या फिर लिख सकते हैं रिफ्रेशमेंट बोल के भी, रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर। ठीक है, वो लिखा हुआ है। ठीक है, रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर, जो कि एकदम लास्ट कॉलम में जाएगा, यानी सन्ड्रीज वाले कॉलम में जाएगा, जहां पर 15 रुपीज दिख रहा है तुम लोग को, 5 हो जाएगा यहाँ पर। देखो 5 हो गया। तो बताओ इसमें कुछ समझने में प्रॉब्लम है? ये तो बस लिखना है। ठीक है, समझ में आया कैसे रिकॉर्ड करना है? बहुत सारा चीज रिकॉर्ड करना है, यही देख लो, कुछ भी नहीं, देख देख के कॉलम में लिखना है, जैसा कॉलम मेंटेन कर रहे हो। क्या समझ में आया कैसे करके इसको लिखना है? अब इसका क्लोजिंग भी बताएंगे। क्या लिखना समझ में आ गया? कैसे करके लिखना पड़ेगा? यस मैम। यस मैम। सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, ठीक है, तो चलो सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे? टोटल करेंगे। ठीक है, कॉलम का टोटल करेंगे। जैसे यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो कन्वीनियंस के देखो, कन्वीनियंस का ये वाला कॉलम जब देखोगे तो यहाँ पर ये इस तरह से हम लोग ऐड कर रहे हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से अगर रो वाइज ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया? पहले वाले में 0.50, दूसरे वाले में 2.50। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहां से ऐसे ऐड करो, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 रुपीज आ रहा है। अच्छा, फिर ये वेजेस का यहाँ पर 6 रुपीज आ गया। ऐसे देखो ये 4 हो जाएगा, स्टेशनरी यहाँ पर 4 रुपीज हो गया। अच्छा, ये 2 रुपीज, 4 के बाद 2 आ गया। अच्छा, यहाँ पर 15 आ गया। अच्छा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 रुपीज। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर 1 रुपीज के बाद यहाँ पर 7। ये कौन सा आएगा? कन्वीनियंस के बाद है कार्टेज, कार्टेज का 7 है। ये तो पोस्टेज टेलीग्राम का 7 है। मुझे लगता है मैंने कार्टेज पोस्ट नहीं किया, देख लेते हैं। रिपेयर्स टू चेयर के बाद कितना अमाउंट था? मैंने मैम अमाउंट नहीं दोनों का लिखा। 7 है, कार्टेज और पोस्टेज दोनों का 7। नहीं, कार्टेज का 4 है, 4 और पोस्टेज टेलीग्राम 7, यानी मैंने 4 नहीं लिखा होगा। अच्छा, कार्टेज कॉलम में लिख देते हैं, शायद मेरे से मिस्टेक है। ठीक है, ये সেকেন্ড ম্যাম वाले में। हाँ, ম্যাম এই কার্টেজটা যেটা আছে ওটা হচ্ছে ভুল করে 7 লেখা হয়েছে। ওটা কার্টেজটাই 7 লিখে দিয়েছি, তাহলে পোস্টেজ হ্যাঁ টেলিগ্রামটা এইটা না, এই 7টা। হ্যাঁ এই 7টা। अच्छा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। अच्छा, कार्टेज जो है ये 4 होगा, वो तो मैंने देख लिया। तो अगर ये वाला 4 है, क्योंकि देखो ये मैंने सेकंड कॉलम में लिखा है, तो शायद मैंने ये गलत लिखा है, तो ये 4 होगा क्योंकि 4 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, पोस्टेज टेलीग्राम फिर 7 दिया हुआ है, देख लेते हैं उसका कॉलम पोस्टिंग भी ठीक ही है मेरा, तो ये पोस्टेज टेलीग्राम 7 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद पोस्टेज टेलीग्राम के बाद कन्वीनियंस का कितना आ जा रहा है? 3। पोस्टेज 3, हाँ ये तो ठीक ही लिखा है। फिर कार्टेज का भी 3 आ जा रहा है, फिर कार्टेज का भी 3 आ जा रहा है। स्टेशनरी का 2 आ रहा है। ठीक है, स्टेशनरी का 2 आ रहा है। रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर 5 आ रहा है। हाँ चलो ठीक है, यहाँ तक ठीक हुआ है। अच्छा, बस यहाँ पर थोड़ा सा गलती था,
ठीक है, अब चलो, अब इसको क्लोज कैसे करेंगे, ठीक है। अब क्लोज कैसे होगा ये देखो, यहाँ पर यहाँ होने से बेटर होता, लेकिन इतना सारा डेटा था हुआ नहीं। तो पहले देखो हम लोग ये रिसिप्ट जो है इसको क्लोज करेंगे। तो तुम लोग यहाँ पर ऐसे लाइन लगाओ अगर तुम लोग के जगह है, ठीक है, जहां पर यहाँ पर कर रहे हैं, पहले एक एक कॉलम क्लोज कर रहे हैं, फर्स्ट रिसिप्ट कॉलम में जा रहे हैं, ठीक है। तो रिसिप्ट कॉलम में हम लोग इस तरह से लिखेंगे 100, ठीक है, 100 रुपीज मिला है हम लोगों को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डेट कॉलम, इसको तो कुछ क्लोज वगैरह करना नहीं है। फिर वाउचर का कॉलम, इसको भी कुछ नहीं करना है, ये एज इट इज रहेगा। पर्टिकुलर कॉलम में भी हमें अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर टोटल करेंगे, टोटल, ये जो टोटल कॉलम को टोटल करेंगे कि कितना एक्सपेंसेस हो रहा है, ठीक है। 60, ठीक है, ये सब टोटल करके देखो 60 रुपीज हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर कॉलम का जो फॉर्मेट है इसको हम रख देते हैं, ठीक है। ये रिसिप्ट यहाँ पर है, रिसिप्ट्स वाला कॉलम, यहाँ पर है डेट ताकि तुम लोग को समझने में दिक्कत ना हो, यहाँ पर है वाउचर नंबर, यहाँ पर है पर्टिकुलर्स, टोटल, ठीक है। फिर कन्वीनियंस, स्टेशनरी, पोस्टेज टेलीग्राम, P/T लिख देते हैं, ठीक है। पोस्टेज टेलीग्राम, वेजेस और सन्ड्रीज। तो मैंने एक बार पूरा कॉलम बना लिया ताकि तुम लोग भी एट पर समझ पाओ, ठीक है, क्योंकि मेरा जो है पेज इधर हो गया। अच्छा चलो, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि टोटल कितना हो रहा है। तो टोटल कॉलम में हम लोग टोटल खर्चा यहाँ पर दिखाएंगे, यहाँ पर दिखाओ 60, ठीक है। तो टोटल जो है तुम लोग थोड़ा सा एक काम करो, ये टोटल और ये रिसिप्ट में ना एक गैप रखो। जैसे कि ये जो रिसिप्ट है इसका जो पोजीशन है इसको थोड़ा सा नीचे लगाओ, ठीक है, इसका पोजीशन नीचे करो, और जो टोटल होगा वो थोड़ा सा ऊपर में टोटल करते हैं, ठीक है। 60 रुपीज का टोटल हो गया। क्यों ऊपर किया मैंने, यहाँ बैलेंस दिखाएंगे। अच्छा, अब मुझे ये चीज बताओ कि अगर मेरे पास 100 रुपए था और मैंने पूरा खर्चा एज ए पेटी कैशियर सिर्फ 60 रुपीज का किया है, तो क्या मेरे पास कुछ बैलेंस बचेगा? सोचो, क्या मेरे पास बचेगा, 40 रुपीज बचेगा। तो 40 रुपीज बचेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस। जो बच रहा है उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस। CD। हाँ, तो ये पर्टिकुलर का जो कॉलम है वहां पर ये रिफ्रेशमेंट जो है इसके नीचे तुम लोगों को लिखना पड़ेगा। इसके नीचे तो टोटल कर दियो, ठीक है। टोटल करने के बाद यहां पर लिखो पर्टिकुलर में बाई बैलेंस CD, ठीक है। CD यानी कैरेट डाउन, हम लोग कैरी करके ला रहे हैं, यहाँ से बैलेंस बाई होगा, बाई बैलेंस CD कितना हो रहा है 40 रुपीज, ठीक है। 40 रुपीज का बैलेंस हो रहा है। अब ये टोटल होके 100 हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये 100 और ये 100 का जो पोजीशन है वो बराबर होना चाहिए। मेरा इधर उधर हो गया, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है। ये देखो, ये 100 और ये 100 का पोजीशन जैसे लेजर में होता है ना, जैसे तुम लोग लेजर को ये इधर और इधर जो क्लोज करते हो, ये तो पोजीशन एकदम एग्जैक्ट आए इस तरह का मतलब प्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 100 रुपीज, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सब कॉलम को भी इंडिविजुअली टोटल करेंगे कि टोटल कन्वीनियंस का खर्चा कितना है। तो टोटल कन्वीनियंस का खर्चा जोड़ो, 2 + 1 3 और 3 6.5 यानी 6.5 रुपया, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 6.5, ठीक है। और ये 6.5 का जो जगह है ये थोड़ा यहाँ नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, फिर से ये मेरा नीचे हो गया, ये 60 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 6.50, ठीक है, ये खर्चा होगा। अच्छा, उसके बाद स्टेशनरी का ऐड करो, कितना हो रहा है। स्टेशनरी नहीं था, कार्टेज था। अच्छा, मैंने स्टेशनरी लिख दिया क्या। अच्छा ठीक है, कार्टेज कर लेते हैं। कार्टेज 2.5 रुपया, 4 4 3 7 8 9, 9.5 रुपया, 9.5 रुपया और कार्टेज लिखना है हम लोग को, ठीक है। ये हम ठीक कर लेते हैं, 9.5 रुपया ये कार्टेज था, मैंने गलती से स्टेशनरी लिख दिया, कार्टेज। अच्छा, कार्टेज के बाद कौन सा खर्चा है, कार्टेज के बाद है स्टेशनरी, 4 और 2 कितना हो रहा है 6 रुपीज। कार्टेज के बाद हमें स्टेशनरी लिखना पड़ेगा। तो अगर तुम लोगों ने मेरा देख के लिख दिया है तो थोड़ा गलती हो जाएगा, और अगर तुम लोग का लाइन बना हुआ है तब तो अच्छा ही है। स्टेशनरी यहाँ पर हो जाएगा 6 रुपीज, ठीक है। स्टेशनरी का 6 रुपीज हो गया। स्टेशनरी के बाद पोस्टेज टेलीग्राम होगा आई थिंक, उसके बाद वेजेस सैलरीज। अच्छा, स्टेशनरी के बाद पोस्टेज टेलीग्राम, पोस्टेज टेलीग्राम का एडिशन करो, 7 + 5 12, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर 12 रुपीज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर पोस्टेज टेलीग्राम के बाद मैंने एक वेजेस का बनाया था जो कि 15 आया था, मुझे जितना याद आ रहा है, 15 नहीं 6 रुपया आया था ना, 6 रुपया वेजेस, 6 रुपया। तो यहाँ पर फिर से 6 रुपया आ जाएगा वेजेस का, 6 रुपया। और यहाँ पर हो जाएगा सन्ड्रीज,
20। अच्छा, एक 15 तो था रिपेयर्स वाला और ये 5 रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर, तो ये हो जाएगा 20 रुपीज। ठीक है, इस तरह से हो गया। और ये जो है, ये देखो तुम लोग जब इसको टोटल कर रहे हो, जब ये खर्चा टोटल वाला कर रहे हो, तब ये ऐसे करके इसको पूरा जोड़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बैलेंस 40 आ जाएगा और यहाँ से तुम लोग ऐसे करके दिखा सकते हो, ये ऐसे इस तरह से क्लोज हो जाएगा। फिर ये 100 और ये तुम लोग का कॉलम जो है ये ऐसे दिखेगा, ये ऐसे दिखना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे दिखेगा, 100 रुपया हो गया। अच्छा, अब इधर इसको भी हम ऐसे दिखा देते हैं। अच्छा, ये डेट है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो 40 रुपीज बाई बैलेंस सीडी हो गया, ये पैसा बच गया। ये नेक्स्ट टाइम पे ये क्या हो जाएगा, ये पैसा यहाँ पर ब्रॉड डाउन हो जाएगा 40 रुपीज बोल के। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो 40 रुपीज का ब्रॉड डाउन हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारे पास टू ये पैसा बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी टू। ठीक है, बैलेंस बीडी क्योंकि एसेट है तो टू बैलेंस बचा हुआ ब्रॉड डाउन किया, ये पहले कैरेट डाउन हुआ था, एक पीरियड के लिए ये बना हुआ है, पूरे जैन के मंथ के लिए। अब नेक्स्ट मंथ में ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा तो टू बैलेंस बीडी। अब बोलो जब नया पैसा आएगा तो कितना दिया जाएगा, अगर 100 रुपए करके चल रहा है 60 रुपीज और मिलेगा पेटी कैशियर को। ठीक है, 60 रुपीज मिलेगा और उसके लिए वो क्या एंट्री करेंगे, टू कैश, है ना, जो 60 रुपीज मिलेगा उसके लिए वो एंट्री कर देंगे टू कैश। ठीक है, और इसको चाहो तो तुम लोग इस तरह से क्लोज कर सकते हो। ठीक है, प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा। अगर यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो हम यहाँ दिखा देते, देखो यहाँ पर तुम लोग समझ जाओगे, ये इस तरह से होगा। ठीक है, वो आधा इधर आधा उधर हो गया, देखो इस तरह से होगा। जस्ट ये कॉलम को टोटल करेंगे, टोटल का सारा कॉलम जो है हम लोग कॉलम वाइज टोटल कर लेंगे। ठीक है, कॉलम वाइज टोटल कर लेंगे। टोटल करने पे ये देखो 60 रुपीज, यहाँ पर 100 था तो 40 का बैलेंस बच गया। ये देखो दोनों 100 एक जगह पे होना चाहिए। ठीक है, तो कि देखने में सही लगेगा। फिर ये 40 रुपीज यहाँ पर ब्रॉड डाउन हो रहा है और कितना पैसा उनको मिलेगा, 60 रुपीज जो है वो मिलेगा। ठीक है, 60 रुपीज मिलेगा अगर 100 का ही बैलेंस मेंटेन करना है तो सबसे आसान है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तुम लोग अपने हिसाब से कॉलम बना सकते हो। ठीक है, कॉलम का कोई रूल्स नहीं है, लेकिन हाँ एक रूल्स जरूर याद रखो, अगर कोई खर्चा मोर देन वन टाइम हो रहा है तो उसका एक हेडिंग देना चाहिए। अब देखो बस फेयर, फिर टांगा चर्चा, जैसे कि अलग अलग करोगे इसलिए कन्वीनियंस नाम दे दिया। ठीक है, अब वेजेस का कॉलम बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते, वो तो एक ही बार था, तो सेंट्रीज में लिख सकते हो बाई वेजेस बोल के। अगर वैसे लिखते तो सेंट्रीज का खर्चा 15, 5, 20 और 6, 26 रुपए हो जाते। ठीक है, तो वेजेस का अलग कॉलम नहीं बनता। तो जो बार बार हो रहा है उसका कॉलम नेसेसरी है बनाना, जो बार बार नहीं हो रहा है उसका अगर चाहो तो अवॉइड करके मिसलेनियस या फिर सन्ड्रीज बोल के लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब एडवांटेजेस क्या हुआ पेटी कैश बुक का, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ एडवांटेजेस क्या हुआ, सेविंग्स ऑफ टाइम ऑफ द चीफ कैशियर। अगर ये सारा खर्चा कैश बुक में रिकॉर्ड होता, सोचो ये सारा खर्चा अगर कैश बुक में रिकॉर्ड होते जाता, इतना बार करके कार्टेज का खर्चा, तो कैश बुक बहुत ज्यादा हो जाता, मतलब वॉल्यूम जो है उसका बढ़ जाता, ऊपर से उसको एंट्री करने का काम भी मेन कैशियर का बढ़ जाता है। तो एडवांटेज क्या है, पेटी कैश बुक मेंटेन करने से टाइम सेव होता है चीफ कैशियर का, उनको ये सब जो है मेंटेन नहीं करना पड़ता है। सेविंग्स इन लेबर इन राइटिंग अप द कैश बुक एंड पोस्टिंग इनटू द लेजर। और क्या होगा कि इसमें टाइम भी सेव होगा कि कैश बुक पे लिखने के बाद जब इसको लेजर पोस्टिंग करना पड़ेगा उसका टाइम भी बचेगा। एंड कंट्रोल ओवर स्मॉल पेमेंट्स, ये तो मैंने पहले ही बोला, इसी वजह से ही पेटी कैश बुक का मतलब थिंकिंग आया है कि कंट्रोल कर पाए हमारा जो स्मॉल पेमेंट्स है उसको, वो देखने में स्मॉल होता है ठीक है, लेकिन काफी खर्चा हो ही जाता है, तो उस पर एक कंट्रोल रहे कि जो खर्चा हो रहा है बिजनेस को मेंटेन करने का सही हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो कंट्रोल ओवर स्मॉल पेमेंट्स। अच्छा अब देखो पोस्टिंग के बारे में बताया कि कैसे पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो in the ledger a petty cash account is maintained when an amount is given to the petty cashier, the petty cash account is debited। ये देखो petty cash account is debited to cash बोल के हम लोगों ने डेबिट कर दिया। ठीक है, petty cash account is debited, ये डेबिट किया, petty cash book डेबिट किया तभी तो टू कैश किया, petty cash book account डेबिट टू कैश। जब पैसा मिलेगा तो petty cash book को हमें डेबिट करना है, जो कि हम लोग कर भी रहे हैं। ये देखो हम लोग लिख रहे हैं ना टू कैश, तो क्या एंट्री क्या हुआ, एंट्री सोचो petty cash book account डेबिट टू कैश, जब पैसा
पैसा मिलेगा तो पेटी कैश बुक को डेबिट करना है। ईच वीक और फोर्टनाइट द टोटल ऑफ द पेमेंट मेड इज क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट, ठीक है, जो भी पेमेंट होगा इस अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये देखो कन्वीनियंस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश बुक, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश बुक, तो पेटी कैश बुक जो है वहां पर क्या हो रहा है, क्रेडिट होते जा रहा है, एक्सपेंसेस जो है, ठीक है। अच्छा, द पेटी कैश अकाउंट विल देन शो द बैलेंस इन द हैंड ऑफ द कैशियर। उसके बाद ये जो है ये हमें बैलेंस दिखाएगा, जैसे कितना बचा है, दैट इज 40 रुपीज, ठीक है, बैलेंस दिखाएगा। द पेटी कैश अकाउंट विल शो द बैलेंस इन द हैंड ऑफ द कैशियर ऑन डिमांड, ही शुड बी एबल टू प्रोड्यूस इट फॉर काउंटिंग। At the end of the year, the balances is shown in the balance sheet as part of the cash balance, ठीक है। जब ईयर एंड होगा तो जो बैलेंस बचेगा वो हम लोग बैलेंस शीट में एज ए कैश बैलेंस दिखा सकते हैं। Of course, the payment must be debited to their respective account as shown by the petty cash book. For these two methods may be used, ठीक है। तो पेमेंट जो हम लोग कर रहे हैं उसके लिए जब हम लोग अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं तो उसका दो मेथड बता रहा है। पहला बोल रहा है फ्रॉम द पेटी कैश बुक द टोटल ऑफ द वेरियस कॉलम्स मे बी डायरेक्टली डेबिटेड टू द कंसर्न्ड अकाउंट और ए जर्नल एंट्री मे बी फर्स्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द पेटी कैश बुक डेबिटिंग द अकाउंट शोइंग बाय द वेरियस एनालिसिस कॉलम एंड क्रेडिटिंग द टोटल ऑफ द पेमेंट ऑफ द पेटी कैश अकाउंट। मतलब देखो यहाँ पर क्या बोला, यहाँ तक तो मैंने बताया क्या हो रहा है। अब बोल रहा है कि द पेमेंट मस्ट बी डेबिटेड, पेमेंट जिस भी रीजन से कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, डेबिट। डेबिट तो हो रहा है, पोस्टेज टेलीग्राम डेबिट, वेजेस डेबिट, स्टेशनरी डेबिट, डेबिट होना चाहिए रेस्पेक्टिव अमाउंट के साथ। जैसे वेजेस का जितना है 6 रुपया तो 6 रुपया के साथ डेबिट करो एज शोन बाय द पेटी कैश बुक। फॉर दिस टू मेथड्स में बी यूज्ड, एक मेथड जो अभी हम लोगों ने किया, ठीक है, पेटी कैश बुक फ्रॉम द पेटी कैश बुक द टोटल ऑफ द वेरियस कॉलम्स, ठीक है। ये जो वेरियस कॉलम्स है, जैसे मान लो एक कन्वीनियंस का अकाउंट हम लोग बनाना चाहते हैं तो कन्वीनियंस अकाउंट में जितना टोटल दिख रहा है दैट इज 6.50, ठीक है। पेटी कैश बुक से कन्वीनियंस अकाउंट में जितना टोटल अमाउंट है उसको हम लोग डायरेक्टली डेबिट कर देंगे उस रेस्पेक्टिव अकाउंट में। मतलब लेजर बोल रहा है ना पोस्टिंग, तो अगर हम लोग कन्वीनियंस अकाउंट बनाते हैं या फिर कार्टेज अकाउंट बनाते हैं तो डायरेक्टली उस अमाउंट को पोस्ट कर देंगे लेजर में, ठीक है। एक ये प्रोसेस हो सकता है, या फिर जर्नल एंट्री पास करवा के हम लोग कर सकते हैं। देखो जैसे जर्नल एंट्री, ये देखो कन्वीनियंस अकाउंट डेबिट, ये देखो पहला वाला कन्वीनियंस अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट, पोस्टेज टेलीग्राम डेबिट, ये देखो पोस्टेज टेलीग्राम डेबिट, वेजेस डेबिट, तुम लोग को सेम अमाउंट ही दिखेगा, देखो जो टोटल में लिखा हुआ है, रिपेयर्स डेबिट, जनरल एक्सपेंस डेबिट टू पेटी कैश अकाउंट, ठीक है। टू पेटी कैश अकाउंट बोल के 60 रुपीज, ये देखो जो टोटल खर्चा हुआ 60 रुपीज, ये जर्नल एंट्री कर सकते हैं। एंट्री फॉर कैश हैंडेड ओवर टू द पेटी कैशियर, पेटी कैशियर को जो फिर से 60 रुपीज दिया गया, 40 बैलेंस था और जो 60 रुपीज दिया गया उसका एंट्री क्या होगा, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये देखो तभी तो हम लोगों ने टू कैश लिखा ना, तो इस तरह से हम लोग जर्नल करके भी कर सकते हैं। अब उसके बाद जब हम लोग पेटी कैश अकाउंट ओपन करेंगे तब हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो लेजर पोस्टिंग कैसे होगा, ये तो पेटी कैश बुक फॉर्मेट में किया, अगर लेजर फॉर्मेट में करेंगे तो ये ऐसे होगा, पहले पैसा मिला तो टू कैश, ये रिसिप्ट साइड है ना इसीलिए टू कैश इतना मिला। फिर नेक्स्ट ये तो 1 जन को मिला था, उसके बाद बैलेंस जो है वो मिला हमारे पास कितना 60 रुपीज, ठीक है, सॉरी 60 नहीं, ये तो 60 खर्चा था, एक मिनट, ये देखो यहाँ पर हमारे पास कितना बैलेंस था 100 रुपीज, फिर हम लोगों ने खर्चा किया, पहले खर्चा देखो क्या क्या खर्चा किया, 6.50 कन्वीनियंस का, कार्टेज का 9, ठीक है, स्टेशनरी का 6, पोस्टेज टेलीग्राम, वेजेस, रिपेयर्स, जनरल एक्सपेंस, ये सब देखो यहाँ पर पोस्ट किया है बेसिकली, ठीक है, बाय कन्वीनियंस, बाय कार्टेज, बाय स्टेशनरी, बाय टेलीग्राम, पोस्टेज टेलीग्राम, ये देखो पोस्ट कर रहा है बाय पोस्टेज टेलीग्राम, जैसे तुम लोग जर्नल से लेजर पोस्ट करते हो उसी तरह से जनरल एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा इस तरह से पोस्ट करके ये देखो यहाँ पर जब 60 रुपीज जो है ये रिसीव हुआ तो उसको लिखा गया है टू कैश 60 रुपीज, ठीक है। जब बैलेंस रिसीव हुआ 40 के बाद और उसको 100 रुपीज बनाने के लिए जितना पैसा रिसीव हुआ वो यहाँ पर पोस्टिंग दिखा है, लेकिन नॉर्मली तुम लोग को ये मेथड नहीं पूछा जाता है, नॉर्मली यही वाला मेथड पूछा जाता है, दैट इज एनालिटिकल मेथड, ठीक है, यही ज्यादा हमें करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर पोस्टिंग बताए, वैसे पोस्टिंग हमें क्वेश्चन में पूछता भी नहीं है, हमें सिर्फ बोलता है पेटी कैश बुक बना के दिखाओ और कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। तो ये जो पोस्टिंग है ये जस्ट जर्नल करके क्या हुआ है, वही जर्नल तो हम लोग यहाँ पर कर भी रहे हैं, नया चीज तो कुछ है नहीं, ठीक है, सेम चीज ही है। यहाँ पर ये इतना ही दिया हुआ है पेटी कैश बुक के बारे में यहाँ पर, और ये डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का जो कंसेप्ट था ये मैंने पहले करवा दिया है तुम लोग को। अब यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, देखो से थोड़ा बहुत किया भी था हम लोगों ने शायद। यहाँ पर एक क्वेश्चन है पेटी कैश बुक का, हम लोग इसको करेंगे, देखो और एक क्वेश्चन है इसको हम लोग करते हैं। देखो
श्री रामास्वामी मेंटेन ए कॉलमनर पेटी कैश बुक। कॉलमनर मतलब है एनालिटिकल, ठीक है, कॉलमनर मतलब एनालिटिकल की सारा चीज एनालिसिस करके वो लिखते हैं, मतलब हर एक हेडिंग मेंटेन करते हैं। ऑन द इम्प्रेस्ड सिस्टम, इम्प्रेस्ड सिस्टम मतलब वही मेन कैशियर पैसा रिम्बर्स कर देगा और उससे खर्चा उनको पे करना है। द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 500, तो इनको कितना मिलता है 500 करके मिलता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सो हाउ इज पेटी कैश बुक वुड अपीयर फॉर द वीक एंडेड 12 सितंबर 2020। तो वीकली होता है यहाँ पर, जो पेटी कैश बुक मेंटेन होता है वो वीकली होता है, ठीक है। तो 12 सितंबर तक का बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सो हाउ his petty cash book would appear for the week ended 12 सितंबर। तो इनका वीक एंडेड होता है 12 सितंबर को, ठीक है। अच्छा, तो 7 तारीख का देखो बैलेंस बता रहा है, रिसिप्ट कैश रिम्बर्समेंट टू मेकअप द इंटरेस्ट 365। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ। पहले से बैलेंस था 134.90, ठीक है, प्रीवियसली पेटी कैशियर के पास बैलेंस था, फिर उनको और कैश रिसीव हुआ कितना 365.10। तो टोटल कितना होता है ये बताओ, टोटल कितना होता है 500। 500। अच्छा, तो इसका मतलब इनका जो इम्प्रेस्ड सिस्टम का अमाउंट है वो कितना है बोलो, क्योंकि रिसिप्ट कैश रिम्बर्समेंट टू मेक अप द इम्प्रेस्ड, मतलब जो इम्प्रेस्ड सिस्टम का फिक्स्ड अमाउंट होता है कि मेन कैशियर कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट पेटी कैशियर को देगा वीकली या फिर मतलब फोर्टनाइट बेसिस पे। तो ये तो वीकली हो रहा है, ठीक है, 14 दिन का नहीं है, वीकली हो रहा है। तो हर एक वीक इनको कितना पैसा दिया जाता है एक्सपेंस करने के लिए 500 दिया जाता है। 365.1। नहीं, ये तो मेंटेन करने के लिए दिया गया, इसीलिए मैंने बोला यहाँ पर पढ़ के एक बार सोचो क्या बोल रहा है। बैलेंस था 134 और भी इतना दिया गया ताकि बैलेंस वो मेंटेन हो जो कि इम्प्रेस्ड सिस्टम में इन्होंने सोच रखा है। तो टोटल इनको कितना दिया जाता है हर एक मंथ, हर एक 500, ठीक है, हर एक जो 500। वीक है, हाँ वीकली 500 का इनको टोटल इनके पास बैलेंस रह सकता है। तो 134 ऑलरेडी था, इसीलिए 500 मेंटेन करने के लिए 365.10 दिया गया। वही चीज बोल रहा है, रिसिप्ट कैश रिम्बर्समेंट टू मेक अप द इंटरेस्ट, ठीक है। तो 500 इनके पास टोटल होना चाहिए। फिर पेमेंट बता रहा है, स्टेशनरी का खर्चा दिया गया, मिसलेनियस एक्सपेंस रिपेयर्स ट्रैवलिंग स्टेशनरी, मिसलेनियस एक्सपेंस रिपेयर्स। तो बोलो क्या क्या कॉलम होना चाहिए। स्टेशनरी 2 बार है तो क्या स्टेशनरी का कॉलम होना चाहिए। ये देखो स्टेशनरी 1 बार और 2 बार, एक स्टेशनरी का कॉलम बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, और क्या कॉलम बनेगा, मिसलेनियस एक्सपेंस भी मिसलेनियस दो, का, तो रिपेयर मिसलेनियस, का। हाँ ये भी 2 बार है तो ये बना लेते हैं। अच्छा, रिपेयर्स भी 2 बार है, चलो रिपेयर्स का एक कॉलम बना लेंगे, ठीक है। कॉलम बनाने का जो हमारा पैटर्न है वो इस तरह से होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद मिसलेनियस बना लिया, ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंस बना लिया, ओके। अच्छा, और स्टेशनरी ये भी बना लिया। बचा क्या है, बचा है ट्रैवलिंग और रिपेयर्स, ठीक है। रिपेयर्स तो 2 बार हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ ट्रैवलिंग बचा क्या, सिर्फ ट्रैवलिंग यस, बचा सिर्फ ट्रैवलिंग। और तो कुछ नहीं बचा। अब ट्रैवलिंग एक एक मतलब एक लौता खर्चा बच रहा है, ठीक है। अब इसको तुम लोग मिसलेनियस लिखोगे या ट्रैवलिंग लिख दोगे, दोनों चलेगा। अगर मिसलेनियस लिखोगे तो भी ओके है, लेकिन हम लोग ट्रैवलिंग भी लिख सकते हैं क्योंकि और तो कोई खर्चा ही है नहीं। मान लो ट्रैवलिंग के साथ और भी कुछ एक खर्चा होता, लाइक कार्टेज होता, तो हम लोग मिसलेनियस लिख के उसके अंडर ट्रैवलिंग कार्टेज दिखा सकते थे। लेकिन यहाँ पर हमारा तो ज्यादा कॉलम बन नहीं रहा है, तो हम लोग अपना ट्रैवलिंग हेडिंग जो है उसको रख सकते हैं। और अगर तुम लोग चाहो कि नहीं ट्रैवलिंग हेडिंग नहीं रखना है, हमें मिसलेनियस रखना है या सन्ड्रीज रखना है, तब भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एंट्री के टाइम तो यहाँ पर लिख ही देते हैं, ठीक है। यहाँ इतना कॉलम हो जाएगा तो मेंटेन करना मुश्किल होगा, तो इसको कम करने का कोशिश करते हैं। वैसे यहाँ तो डिटेल्स रहता ही है, यहाँ तो डिटेल्स हमें दिख ही जाता है, ठीक है। जैसे तुम लोग अगर यहाँ पर बाय कन्वीनियंस लिखे हो, और भी डिटेल्स लिखने के लिए यहाँ पर हाइफन देके लिख सकते हो बस फेयर, और जहां पर टांगा चार्जेस था वहां हाइफन देके लिख सकते हो टांगा चार्जेस, तो और भी मतलब समझ में आएगा मेन कैशियर को कि पेटी कैशियर ने किस तरह से मेंटेन किया है। जितने अच्छे तरीके से मेंटेन करोगे उतना अच्छा है, ठीक है, ताकि कंट्रोल बना हुआ रहे छोटे छोटे एक्सपेंसेस पे। तो हम नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं, नहीं तो फिर से लिखने में प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर लिखेंगे पेटी कैश बुक, ठीक है। तो अब याद करो फर्स्ट कॉलम क्या होना चाहिए। फर्स्ट, पेटी कैशियर कैसे अपना काम कर सकता है, सबसे पहले उनके पास क्या आ जाना चाहिए, बोलो, उनके पास रिसिप्ट। रिसिप्ट है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रिसिप्ट, उनके पास पैसा आ जाना चाहिए, ठीक है, रिसिप्ट। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक डेट लिख सकते हैं, डेट का कॉलम बना सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, वाउचर नंबर, है ना, वाउचर नंबर, और क्या होगा, डेट वाउचर नंबर, उसके बाद पर्टिकुलर्स, यहाँ पर लिखो पर्टिकुलर्स।
अच्छा, उसके बाद हम लोग कॉलम का नाम जो है वो लिखेंगे। अच्छा, एक टोटल कॉलम तो बनेगा। अब कॉलम का नाम, जैसे पहले क्या था, स्टेशनरी, आई थिंक स्टेशनरी लिख देते हैं। और क्या लिख सकते हैं, स्टेशनरी था, मिसलेनियस एक्सपेंस। अच्छा, मिसलेनियस एक्सपेंस। रिपेयर्स भी 2 बार था, रिपेयर्स लिख देते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंस, रिपेयर्स, ट्रैवलिंग, स्टेशनरी। अच्छा, स्टेशनरी 2 बार है, स्टेशनरी तो लिख दिया है। अच्छा, ट्रैवलिंग, और कुछ होगा, 4 बना है, 4 तो ही होना चाहिए। स्टेशनरी 1, मिसलेनियस एक्सपेंस 2, रिपेयर्स 3, ट्रैवलिंग 4, स्टेशनरी ऑलरेडी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, तो 4 ही होगा, ठीक है, 4 कॉलम बनेगा। अच्छा, अच्छा, सबसे पहले बोलो कितना पैसा रिसिप्ट हो रहा है। बैलेंस है कुछ, ठीक है, और 7 तारीख का बैलेंस है, ठीक है, 7 तारीख का बैलेंस है कुछ, और उसके बाद रिसिप्ट हुआ है 365। तो पहले 7 तारीख का लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर लिखते हैं 7 सितंबर दिया हुआ है, सितंबर 7, और 2020 शायद ईयर जो है वो 2020 है। हाँ, 2020 है। अच्छा, रिसिप्ट में बैलेंस है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 134.90, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो, टू बैलेंस टू बीटी। बैलेंस बीडी। हाँ, क्योंकि ये पहले से था, देखो बैलेंस इन हैंड, ये पैसा बच गया था, पिछले बार का खर्चा पे करने के बाद ये पैसा बच गया था। जैसे हमारे क्वेश्चन में वहां पर 40 रुपीज बचा, और रिसिप्ट हुआ है 365.10, ठीक है, ये इसी तारीख को ही रिसिप्ट हुआ है। यहाँ पर 7 लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे रिसिप्ट होने से क्या लिखना है हमें, टू कैश, कैश। ठीक है, टू कैश हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर खर्चा देखते हैं। तो स्टेशनरी, तो सबसे पहले लिखेंगे स्टेशनरी, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई, यहाँ पर वाउचर नंबर तुम लोग चाहो तो 1 2 करके ऐसे दे सकते हो। स्टेशनरी का पेमेंट कुछ नहीं बताया है, ये इसी के रिगार्डिंग, यानी 7 तारीख ही कर देते हैं, ठीक है, इसके बाद ही दिया हुआ है ना, तो 7 सितंबर ही कर देते हैं, बाई स्टेशनरी। अच्छा, स्टेशनरी का खर्चा कितना है, 49.80, तो स्टेशनरी कॉलम में लिखो 49.80। अच्छा, उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंस 8 तारीख का है, तो 8 तारीख को लिखेंगे सितंबर 8, यहाँ पर वाउचर नंबर 2 दे देते हैं, बाई मिसलेनियस एक्सपेंस। मिसलेनियस एक्सपेंस, और ये मिसलेनियस एक्सपेंस का कॉलम है, यहाँ पर जाना चाहिए, तो इसका मतलब 20.90। अच्छा, उसके बाद रिपेयर्स 9 सितंबर, रिपेयर्स, तो यहाँ पर 9 तारीख, यहाँ पर डेट ये है, ठीक है। अच्छा, बाई रिपेयर्स। अच्छा, रिपेयर्स का अमाउंट देखते हैं कितना है, 156.70, रिपेयर्स का कॉलम ये वाला। अच्छा, यहाँ पर 156.70। अच्छा, उसके बाद रिपेयर्स के बाद है ट्रैवलिंग 10 तारीख को, 10 सितंबर, बाई ट्रैवलिंग। अच्छा, ट्रैवलिंग का अमाउंट है 68.50, 68.50, ट्रैवलिंग एकदम लास्ट में किया है मैंने, तो ये हो गया 68.50। अच्छा, ट्रैवलिंग के बाद स्टेशनरी 11 सितंबर का, बाई स्टेशनरी। अच्छा, स्टेशनरी का कॉलम ये वाला है, तो स्टेशनरी में कितना जाएगा, 71.40, तो पहला कॉलम है 71.40, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंस और रिपेयर्स 12 तारीख, दोनों ही 12 तारीख का है। मिसलेनियस एक्सपेंस बाई मिसलेनियस एक्सपेंस, रुको थोड़ा सा कॉलम जो है,
मिसलेनियस एक्सपेंस है 6.30, इस कॉलम में जाएगा, सेकेंड वाले कॉलम में, तो यहाँ पर 6.30। और सेम इसी डेट पे और एक खर्चा है बाई रिपेयर्स 48.30, तो बाई रिपेयर्स 48.30, तो रिपेयर्स का कॉलम कौन सा बना हुआ है, ये वाला, तो 48.30, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से टोटल करेंगे पहले। तो ये देखो स्टेशनरी का खर्चा, इसका टोटल करो, ये हो जाएगा 49.80, ठीक है, ये वाला टोटल बन गया। अच्छा, इसका टोटल हो जाएगा 20.90, यहाँ पर हो गया 156.70, ये हो जाएगा 68.50, 71.40, 6.30 और 48.30। अब इसका टोटल करना पड़ेगा, ठीक है, इसका टोटल करेंगे 49.80, देखो कितना होता है 49.80, 20.4, अच्छा चेक कर लेते हैं एक बार, 156.70, अच्छा 68.5 और 71.4, 6.3 और 48.3, 421.90 आ रहा है, ठीक है, 421.90 आ गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर टोटल हुआ, ये सारे कॉलम को भी टोटल करो, देखो ये सारे कॉलम को भी टोटल करो, तो स्टेशनरी का टोटल खर्चा दो बार है, 49.8 और 71.4, तो 49.8 और 71.4, तो ये टोटल कितना बन रहा है, देखो 121.20 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मिसलेनियस का ऐड करो 20.9 और 6.3, तो 20.9 प्लस 6.3, ये कितना बन जाएगा 27.20, ठीक है। अच्छा, अब ये 156.70 प्लस 48.3, तो ये 205 हो जाएगा, 205, और ये 68.5, ये तो एक ही खर्चा था, तो ये 68.50 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने सारा खर्चा टोटल किया, पहले क्या करना है, सारा खर्चा हम लोगों को टोटल करना है, तो उस टाइम थोड़ा सा कॉलम इधर उधर हो गया था, इस वजह से देखो यहाँ पर अब प्रेजेंटेशन एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसको ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को देखना है हमारे पास टोटल कितना रिसिप्ट है और कितना खर्चा हुआ, क्या कुछ बच रहा है ये चेक करेंगे। तो टोटल जो है वो रिसिप्ट, इसका टोटल कर लेते हैं, देखो यहाँ पर टोटल कितना है 500, हम लोगों ने पहले ही टोटल किया था ना इसका एक बार, 500 में से अगर 421.90 का हमारे पास खर्चा हुआ है तो बचा कितना है 78.1। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर भी 500 लिखेंगे इसके साथ बैलेंस करके, ठीक है, और यहाँ पर चेक करेंगे कितना बच रहा है, तो जो बच रहा है उसको हम लोग बोलेंगे बाई बैलेंस सीडी, और दिख भी रहा है बच रहा है क्योंकि खर्चा पूरा नहीं हुआ है ना, थोड़ा सा बच गया, 500 माइनस 421.9, तो ये बच रहा है 78.10, ये बच गया, ठीक है, इतना बच गया। अब इधर ये इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं, बस ये क्लोज हो गया। और ये जो पैसा बचा इसको हम लोग नेक्स्ट डेट जो है उसमें, जैसे कि ये 12th तक ही था, तो हम लोग 13 जुलाई को हम लोग दिखा सकते हैं। अच्छा, मेरा डेट कॉलम कहाँ पर है, कहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पर ये डेट कॉलम है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 13, ठीक है, सितंबर ही रहेगा, या फिर ऐसे सितंबर लिख दो, सितंबर 13 को ये जो बैलेंस है इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 बैलेंस बीडी बोल के, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा था, ये देखो कहाँ पर लिखा था 2 बैलेंस बीडी बोल के, तो हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं, ये देखो 2 बैलेंस बीडी, लेकिन इधर नहीं लिख सकते, इधर तो एक्सपेंस लिखते हैं, इधर लिखेंगे कितना है 78.10, ठीक है, इतना बैलेंस रहेगा। अब बोलो नेक्स्ट जब रिम्बर्समेंट होगा तो कितने का होगा, नेक्स्ट जो रिम्बर्समेंट होगा वो कितने का होगा, 500 अगर मेंटेन करना है तो माइनस करके बता सकते हो तुम लोग कितना होगा, बोलो कितना होगा, जितना खर्चा कर दिया माइनस करके अलग से कैलकुलेट करने, 421.90। हाँ इतना खर्चा कर दिया था ना, तभी तो बैलेंस बिगड़ गया, मतलब बिगड़ गया नहीं, खर्चा हुआ तभी किया, मतलब बैलेंस इतने से कम हुआ तो इतना ही मिलेगा, ठीक है। 78.10, अगर 500 रुपए ही उनका चलता जाएगा इंटरेस्ट सिस्टम में, तो फिर और कितना होगा 421.9, जितना खर्चा करते हैं उतना ही बैलेंस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से होगा। अच्छा,
तो देखो इसमें तो लगभग सारा चीज हम लोगों ने कर ही लिया। चलो तुम लोगों से कुछ ट्रू फॉल्स जो है ये शायद करवाया था क्या मैंने, मुझे याद आ रहा है थोड़ा सा हम लोगों ने किया था। यस मैम, हो गया था ये वाला हो गया था, सिर्फ पेटी कैश बुक वाला नहीं करवाया था मुझे जितना याद आ रहा है, क्योंकि पेटी कैश मैंने नहीं सीखवाया था और कैश बुक भी नहीं करवाया था। चलो वो सब चूज करके करवाते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 6 बोल रहे द बैलेंस इन द पेटी कैश बुक इज एन एक्सपेंस ए प्रॉफिट एन एसेट। बोलो पेटी कैश बुक में जो बैलेंस बच जाएगा, ठीक है, पेटी कैश बुक में जो बैलेंस एन बच एसेट जाएगा, मैम। एसेट, करेक्ट। पेटी कैश बुक में क्योंकि कैश बुक में जो मेरा बैलेंस बच रहा है वो तो हमारा एसेट ही होगा, ठीक है। अच्छा अब बोलो इफ राम हैज सोल्ड गुड्स फॉर कैश, राम अगर कैश में गुड्स बेच रहा है तो कहाँ रिकॉर्ड करेगा? कैश बुक में, सेल्स बुक में, जर्नल में, मतलब जहां जब कहीं पर नहीं आता है तो जर्नल में आता है। तो अगर कैश में गुड्स बेच रहा है बोलो कहाँ पर आएगा? कैश बुक। कैश बुक, क्योंकि कैश बुक में तो कैश ट्रांजैक्शन होता है। एंट्री क्या होगा सोचो ना, कैश टू सेल। सेल्स, तो कहां पर जाएगा? कैश बुक में जाएगा। अच्छा कैश बुक रिकॉर्ड्स ऑल कैश रिसिप्ट, ऑल कैश पेमेंट, ऑल कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट्स, कौन सा होगा बोलो? मैम सी, ऑल कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट। हाँ कैश रिसिप्ट और पेमेंट्स दोनों ही। अच्छा कॉन्ट्रा एंट्री, मैंने तुम लोग को कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में बताया भी था कैसे होता है। बोलो कॉन्ट्रा एंट्रीज आर पास्ड ओनली व्हेन, कब पास होता है? डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर्ड, 3 कॉलम कैश बुक प्रिपेयर्ड, सिंपल कैश बुक इज प्रिपेयर्ड। कब हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री पास कर सकते हैं? डबल एंट्री कैश बुक। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा जब 3 कॉलम कैश बुक होगा, क्योंकि डबल कॉलम में नॉर्मली क्या होता है ना, कैश और डिस्काउंट कॉलम ही होता है, कैश बैंक ये कम ही होता है, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पर देखो 3 कॉलम डबल कॉलम में भी होगा, लेकिन 3 कॉलम ही हम लोग आंसर देंगे, क्योंकि डबल कॉलम में अगर बैंक कॉलम नहीं हुआ, सोचो बात, ये आंसर क्यों हो रहा है? ये गलत नहीं है। देखो डबल कॉलम में अगर हमारा कैश और बैंक कॉलम बनेगा तो भी हमारा कॉन्ट्रा एंट्री होगा, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि कैश के साथ बैंक या बैंक के साथ कैश रहे। हो सकता है कि कैश एंड डिस्काउंट हो गया या फिर बैंक एंड डिस्काउंट हो गया, लेकिन जो 3 कॉलम है इसमें होगा ही होगा, क्योंकि 3 कॉलम कैसे बनेगा? कैश, बैंक और डिस्काउंट के साथ। तो बोलो क्यों ये वाला आंसर हो रहा है? समझ में आ रहा है क्यों पॉइंट बी को, हाँ क्यों पॉइंट बी को ज्यादा सही माना गया? इस वजह से क्योंकि 3 कॉलम में हमारा कॉन्ट्रा एंट्री होगा ही होगा। डबल कॉलम में अगर नहीं हुआ तो नहीं भी हो सकता है, इनकेस अगर कैश बैंक दोनों मेंटेन नहीं होके कुछ और मेंटेन हो जाता है, जैसे कि बैंक डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, इस तरह से। अच्छा बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉलम ऑफ ए 3 कॉलम कैश बुक। कौन सा 3 कॉलम कैश बुक का कॉलम नहीं हो सकता है? कैश कॉलम, बैंक कॉलम, पेटी कैश कॉलम। बोलो पेटी कैश कॉलम। पेटी कैश कॉलम। 3 कॉलम में कभी सुना है पेटी कैश कॉलम? पेटी कैश बुक तो आज ही हम लोगों ने पढ़ा। पेटी कैश कॉलम बोल के थोड़ी ना कुछ होता है। हमारा जो 3 कॉलम कैश बुक होता है उसमें कैश कॉलम होता है, बैंक कॉलम होता है और डिस्काउंट कॉलम होता है, ठीक है। अच्छा अब देखो कैश बुक इज अ टाइप ऑफ डैश बट ट्रीटेड एज अ टाइप डैश टाइप ऑफ अकाउंट्स। बोलो कैश बुक क्या है? सब्सिडियरी बुक, प्रिंसिपल, मतलब देखो खुद से रीड करके सोचो। कैश बुक इज अ टाइप ऑफ सब्सिडियरी बुक, हम पहला ऑप्शन यहाँ पर पुट करके समझा रहे हैं, बट ट्रीटेड एज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, या फिर कैश बुक इज अ टाइप ऑफ प्रिंसिपल बुक ट्रीटेड एज अ सब्सिडियरी बुक, और कैश बुक इज अ सब्सिडियरी बुक ट्रीटेड एज सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक्स तो मैंने समझाया ही था तुम लोगों को कि सब्सिडियरी बुक्स क्या होता है। जब हम लोग वर्कलोड को कम करना चाहते हैं तो सारा चीज जर्नल में नहीं डाल के कुछ अलग अलग बुक्स मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज सब्सिडियरी या सबऑर्डिनेट बुक्स। और प्रिंसिपल बुक्स मतलब जहां पर जर्नल रिकॉर्ड होता है, ठीक है, प्रिंसिपल बुक्स। तो बोलो कौन सा आंसर हमारा सही है? कैश बुक क्या है? वन टाइप ऑफ मैम ए। देखो पहला बात है कैश बुक को प्रिंसिपल बुक नहीं बोलते, कैश बुक जो है वो वन टाइप ऑफ सब्सिडियरी बुक्स है, ठीक है, बट ट्रीटेड एज प्रिंसिपल बुक। क्यों बोलो? कैश बुक को मैंने फर्स्ट दिन ही तुम लोग को बोला था, कैश बुक क्या है, उसको क्या माना जाता है? कैश बुक जर्नल भी है, वो लेजर भी है अपने आप में, है ना, दोनों का ही काम करता है ना। ये मैंने बोला था ना कैश बुक जो है वो जर्नल बुक के मतलब प्रिंसिपल बुक भी है और सब्सिडियरी बुक की तरह भी काम करेगा। तो मेनली वो सब्सिडियरी बुक ही है, लेकिन उसको हम लोग प्रिंसिपल बुक की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा ये वाला बोलो द टोटल ऑफ द डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। कैश बुक जो है, कैश बुक का डेबिट साइड ये वाला है, यहाँ पर जो डिस्काउंट कॉलम का टोटल होगा, रिकॉर्डिंग एक मिनट, द टोटल ऑफ द डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक रिकॉर्डिंग कैश डिस्काउंट डिडक्टेड बाय कस्टमर व्हेन पेइंग देयर अकाउंट इज पोस्टेड टू द
डैश बोल रहा है पोस्टेड टू द डैश। पहले क्वेश्चन को समझो। द टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। कैश बुक है ये, ठीक है, इसके डेबिट साइड में जो डिस्काउंट कॉलम है उसका जो टोटल है बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्डिंग कैश डिस्काउंट डिडक्टेड बाय द कस्टमर्स, ठीक है। यहाँ पर जो कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड हो रहा है वो कस्टमर से डिडक्ट होके जो डिस्काउंट हो रहा है, ठीक है, वो रिकॉर्ड होता है व्हेन पेइंग देयर अकाउंट्स। मतलब कोई कस्टमर अगर अपना अमाउंट पे कर रहा है, उसको अगर हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो इधर डिस्काउंट होता है, तो वो इधर रिकॉर्ड होता है। सोच के देखो, यहाँ पर हम दिखाते हैं, देखो ये यहाँ पर तुम लोग देखोगे तो समझ जाओगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये देखो, जैसे डेबिट साइड का, ये देखो डेबिट साइड में जो डिस्काउंट रिकॉर्ड हुआ है, ये डेबिट साइड है, ये कैश बुक था, 3 कॉलम, यहाँ पर डिस्काउंट रिकॉर्ड हुआ है। जैसे देखो कहाँ डिस्काउंट, यहाँ अमाउंट तो नहीं दिख रहा है, ऐसा एक क्वेश्चन मिल जाए, हाँ मिला। ये देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट, जस्ट ये वाला पॉइंट देखो ये, ठीक है, यहाँ पर दिखाते हैं। ये देखो डिस्काउंट दिख रहा है तुम लोग को, लिखा हुआ है टू श्याम। इसका एंट्री क्या हुआ होगा? इसका एंट्री ऐसे हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू श्याम। बोलो क्या इसका एंट्री ऐसे नहीं हुआ था? कैश अकाउंट डेबिट 700, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100, टू श्याम 800। क्या इसका एंट्री ऐसा था? ये थोड़ा सा एक बार समझने का कोशिश करो। ये था, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हाँ अब क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज ज्यादा दे दिया है। द टोटल ऑफ द डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। तो टोटल ऑफ द डिस्काउंट कॉलम डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, टोटल ये इधर किया था मैंने, ठीक है, टोटल 110 हुआ, ठीक है, टोटल। अब आगे क्या बोल रहा है फिर से बोलो। देखो रिकॉर्डिंग कैश डिस्काउंट, ठीक है, यहाँ पर क्या डिस्काउंट रिकॉर्ड हो रहा है? कैश डिस्काउंट। वी नो कैश डिस्काउंट ही रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है। डिडक्टेड बाय द कस्टमर, ये कैसा डिस्काउंट है? जो कस्टमर से डिडक्ट किया है जब उन्होंने अपना ड्यूज पे किया था, ठीक है। ये देखो 800 की जगह 700 लिया, यानी 100 रुपए डिडक्ट करके लिया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इज पोस्टेड टू द, ये कहां पर पोस्ट होगा? क्रेडिट ऑफ द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। सबसे पहला बात है, बोलो ये डिस्काउंट अलाउड है कि डिस्काउंट रिसीव्ड है? ये तुम लोग पहले आइडेंटिफाई कर लो फटाफट कि कस्टमर से कस्टमर से है तो डिस्काउंट अलाउड है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी पहले हटा दो, क्रेडिट ऑफ द डिस्काउंट रिसिप्ट तो होगा ही नहीं, तो ये दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर हम लोग डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, तो ये किधर पोस्ट होगा? ये टोटल डिस्काउंट कॉलम का जो अमाउंट है ये किधर पोस्ट होगा? बी। अच्छा क्यों बी? बोलो। बोल रहे हैं कि डेबिट ऑफ द डिस्काउंट कॉलम, जब डिस्काउंट अलाउड है तो कैसे एंट्री होगा? बोलो। मैम डिस्काउंट अलाउड है तो हम डेबिट साइड, ये तो बोल रहा है डेबिट ऑफ द डिस्काउंट अलाउड, ये पोस्टेड बोल रहा है, तो एक्चुअली एंट्री क्या होता है? फिर से वो श्याम वाला ही देखो, कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक था मुझे याद नहीं आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 700, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 100, टू क्या हो जाएगा? टू श्याम, ठीक है। अब इसका पोस्टिंग अगर सोचो, अगर तुम लोग कैश बुक नहीं बना के अगर ये 3 कॉलम बनाते तो डिस्काउंट अलाउड जो सॉरी लेजर बनाते, तो डिस्काउंट अलाउड जो लेजर बनता वहां पर क्या लिखते? इसको स्प्लिट करो, क्या होगा? कैश, हाँ कैश टू श्याम, डिस्काउंट अलाउड टू श्याम। इसको अगर स्प्लिट करेंगे तो ऐसे ही होगा ना, ऐसे करके ही तो हम लोगों ने पूरा डिटेल्स में कैश बुक को किया, और इसके अलावा तुम लोग तो जर्नल लेजर कर ही रहे हो। तो कैश टू श्याम और डिस्काउंट अलाउड टू श्याम, तो डिस्काउंट अलाउड में क्या लिखेंगे? बोलो डिस्काउंट अलाउड में क्या? टू श्याम, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर बोल रहा है कि डेबिट ऑफ द डिस्काउंट अलाउड होगा। डिस्काउंट अलाउड डेबिट है बोल के नहीं, डिस्काउंट अलाउड के किधर पोस्ट होगा? टू श्याम बोल के। ये तो इंडिविजुअल पोस्टिंग बोला मैंने, टू श्याम सिर्फ एक पोस्टिंग बोला 100 रुपए का, लेकिन ये टोटल पोस्टिंग जो है 110, इसको हम लोग कैसे करेंगे? इसको लिखेंगे टू, यहां पर लिखेंगे टू सब्सिडियरी टू बैलेंस एज पर, ऐसे लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, टू बैलेंस एज पर कैश बुक बोल के 110 टोटल यहां पर लिखेंगे। अलग अलग करना नहीं है, तभी तो कैश बुक बेनिफिट देगा हमें, जो टाइम बचाएगा। तो कैश बुक का टोटल हम लोग यहाँ पर पोस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं पूछा था कि मतलब किस क्या लिख के पोस्ट करना है, यहाँ पर सिर्फ ये पूछा था कि जो डिस्काउंट अलाउड है, जो टोटल हुआ है कैश बुक के डेबिट साइड में, उसको डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में कैसे पोस्ट करेंगे, किधर पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डेबिट ऑफ द डिस्काउंट अलाउड कॉलम। बोलो समझ में आया क्यों इधर पोस्ट हो रहा है? क्या आंसर जो हो रहा है वो समझ में आया तुम लोगों को? यस मैम। यस मैम। अच्छा
ओके चलो थोड़ा सा ट्रू फॉल्स ये एक बार गो थ्रू कर लेते। ट्रू फॉल्स में क्या बोला है देखो, कैश बुक इज अ सब्सिडियरी बुक एज वेल एज ए प्रिंसिपल बुक, बोलो यस और नो, अभी थोड़ी देर पहले ही Yes, डिस्कस। ma'am. True. ट्रू। अच्छा, टू कॉलम कैश बुक कंसिस्ट ऑफ टू कॉलम्स, कैश कॉलम बैंक कॉलम, तो क्या ये बात सही है कि कैश बैंक ही फॉल्स होगा? नहीं, उसमें डिस्काउंट भी आ सकता है। डिस्काउंट भी आ सकता है, कॉम्बिनेशन चेंज हो सकता है ना। अच्छा, डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक इज नेवर बैलेंस्ड, तो कैश बुक में जो डिस्काउंट कॉलम होता है क्या हम True. लोग उसे ट्रू कभी बैलेंस नहीं करते ना, उसका क्या करते हैं, टोटल करते हैं, उसको बैलेंस नहीं करते। देखो अभी यहाँ पर देखो ना, कहाँ बैलेंस करते हैं, जस्ट टोटल करते हैं। अच्छा, कॉन्ट्रा एंट्री इज पास्ड इन ए टू कॉलम कैश बुक, False. कॉन्ट्रा एंट्री जो है वो 3 कॉलम में होता है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग एमसीक्यू में इसी पे डिस्कस कर रहे थे ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इफ द बैंक कॉलम इज शोइंग द ओपनिंग बैलेंस ऑन क्रेडिट साइड इट इज एन ओवरड्राफ्ट। बैंक कॉलम, ठीक है, True. कैश, हाँ कैश बुक True. का जो बैंक कॉलम है, हाँ, तो क्रेडिट साइड का बैलेंस दिखा रहा है। क्रेडिट साइड का ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है, ओवरड्राफ्ट मतलब जब हम लोग क्या करते हैं, बिजनेसमैन जब बैंक से कुछ, ये देखो क्रेडिट बैलेंस था, ये पूरा मैंने इसलिए बोला ना, मैंने जो लास्ट दिन तुम लोग को कैश बुक का ट्रिपल कॉलम का क्वेश्चन करवाया था, वो ऐसा क्वेश्चन है, उसमें सारा का सारा ट्रांजैक्शन है, कुछ भी पूछे तुम लोग अगर इस क्वेश्चन को समझते हो तो कोई भी कैश बुक कर सकोगे, तो वो ओवरड्राफ्ट ही होगा। ठीक है, ओवरड्राफ्ट जो है वो क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि ये तो लोन है, ठीक है, ये तो लोन है, तो क्रेडिट साइड में जाना चाहिए, तो बिल्कुल ट्रू है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक कैश बुक रिकॉर्ड्स कैश ट्रांजैक्शन। अच्छा, एक कैश बुक रिकॉर्ड्स कैश ट्रांजैक्शन एज नहीं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो कभी रिकॉर्ड नहीं करता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्यों रिकॉर्ड करेगा, कैश बुक सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, चाहे कैश रिसिप्ट हो चाहे कैश पेमेंट हो। डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक रिकॉर्ड्स द ट्रेड डिस्काउंट, बोलो कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, मैंने तुम लोग को Cash डिस्काउंट, discount. कैश डिस्काउंट, मैंने डिस्काउंट का डिटेल्स बताया था ना तुम लोग को, 2 तरह का डिस्काउंट होता है, एक ट्रेड होता है और एक क्या होता है, कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट कौन सा होता है, जब तुम लोग मॉल्स वगैरह में जाते हो तो वहां लिखा हुआ रहता है ना, एक टी शर्ट 500, और अगर 2 टी शर्ट लीजिएगा तो वो 500 इंटू 2 दैट इज 1000, लेकिन यहाँ पर एक डिस्काउंट मिल जाएगा 200 का, और आपको 800 रुपए देना पड़ेगा, जो कि सबके लिए एप्लीकेबल है। जो भी 2 टी शर्ट खरीदेगा, चाहे हम खरीदे चाहे तुम लोग खरीदो, सबके लिए डिस्काउंट एप्लीकेबल है। इसको बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट। इसका कभी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता ही नहीं है, इसका कोई जर्नल एंट्री, इसका ट्रीटमेंट किया ही नहीं जाता है, ये बिल में सिर्फ दिखाया जाता है। लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है उसी का हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। कैश डिस्काउंट क्यों रिकॉर्ड किया जाता है और क्यों दिया जाता है, सुनो, कैश डिस्काउंट जो है वो कस्टमर्स को मोटिवेट करने के लिए हम लोग देते हैं। क्यों मोटिवेट करेंगे, अगर कस्टमर हमें अर्ली पेमेंट कर रहा है, मान लो किसी ने उधार लिया था, ठीक है, बोला कि कुछ प्रोडक्ट खरीदा, बोला 7 दिन बाद दे देंगे, अचानक से वो 5 दिन में आ गया पैसा देने के लिए, तो बिजनेसमैन के लिए तो जितना जल्दी कैश रिकवर हुए उतना अच्छा, तो वो देख रहा है कि अच्छा कस्टमर है भाई, बोला था 7 दिन, आज के दिन पे कौन देता है, ठीक है, मतलब बोलते जाओ नहीं देते हैं लोग, तो अच्छा बात है, अच्छा कस्टमर है तो मोटिवेट करना चाहिए। तो हम लोग उनको बोल सकते हैं कि आप एक काम कीजिए, आपने मेरे से 500 रुपए का सामान लिया था, बोला था 7 दिन बाद पेमेंट करेंगे, आपने मुझे और भी आगे पेमेंट कर दिया, जल्दी पेमेंट कर दिया, इसको अर्ली पेमेंट या प्रॉम्प्ट पेमेंट बोलते हैं, तो आपको और भी 100 रुपए का डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है, आप मुझे 400 रुपए दीजिए। इससे वो कस्टमर मोटिवेट होगा कि हम इसी दुकान में जाएंगे, मुझे और भी डिस्काउंट मिल गया। ये होता है कैश डिस्काउंट, जो कि इंस्टेंट मिलता है ऑन द टाइम ऑफ पेमेंट, ठीक है, और उसी का हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। बट ट्रेड डिस्काउंट जो है वो सिर्फ जो है वो शो होता है, उसको हम लोग कभी भी उसका ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं करते हैं, मतलब उसका कोई जर्नल एंट्री या रिकॉर्डिंग नहीं किया जाता है, ठीक है। अच्छा, बस और तो इसमें कुछ क्वेश्चंस नहीं है, देख लेते हैं, चलो और कुछ नहीं है। चलो, ये फुल्ली कंप्लीट हुआ सब्सिडियरी बुक्स में, सब्सिडियरी बुक्स जितना था कैश बुक, ठीक है, और जिन्होंने सब्सिडियरी बुक्स का क्लास नहीं किया, मतलब नहीं बोला था मैंने, तब तक बहुत लोगों ने जर्नल लेजर नहीं सीखा था, तो इसलिए मैंने शायद नहीं बोला था, तो एक बार हम शेयर कर देंगे, मुझे याद दिला देना। दैट इज तुम लोग का जो है परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, काफी आसान है, तुम लोग सुनोगे तो समझ जाओगे। मुश्किल रहता है कैश बुक का ही, जहां पर जर्नल एंट्री फिर से लग जाता है, और पेटी कैश बुक भी काफी आसान है, ठीक है। तो तुम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तुम लोग उसका प्रैक्टिस करो, और मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसको करने का कोशिश करो। अगर हम आंसर दे देंगे तो तुम लोग देख देख के करोगे, तो पहले करो और उसके बाद मुझे बोलो कि हो गया है। अगर मुझे नहीं भी दे रहे हो ठीक है, लेकिन कम से कम मेरे से आंसर कलेक्ट करके उसको चेक तो कर लो कि सही हुआ कि गलत हुआ, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट दिन हम लोग कुछ और टॉपिक करेंगे।